एस्ट्रोलॉजी आपके अनुसार क्या है? मैं एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्लानर बोलता हूँ। ऐसा प्लानर कि अगर आपको पहले ही वो बता दे कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम रिसर्च करें तो ऐसे कहते हैं कि 12 भाव है, यानी 12 हाउसेस है। तो ये 12 हाउसेस के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? भाव पत्नी या पति की आयु भी दर्शाता है। जेल यात्रा, विदेश यात्रा, फिजूल यात्रा, ये सब 12वें भाव से। ऐसा कहते हैं कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लगन जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को दर्शाता है। 2025 आ रहा है, क्या क्या होने वाला है? चाहूंगा 2025 3 ग्रहों वालों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले राहु, जिसको मैं कलयुग का ग्रह बोलता हूँ। ये मैं प्रेडिक्शन आपके पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। इस साल के अंत तक जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल राशि मानी जाएगी वो सिंह राशि मानी जाएगी। मैं सिंह राशि हूँ। सर, ऐसा हमने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें जेल यात्रा अगर होने वाली हो तो उसका भी पता चल जाता है। देखिए, इंसान अपराध की श्रेणी में कब जाता है? जब उसका गुस्सा बढ़ जाता है। ऐसे कुछ ग्रह हैं जो इंसान को बहुत गुस्सा दिलाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे, काफियों के ब्रेकअप्स हो रहे, तो एस्ट्रोलॉजी से हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम अपनी कुंडली से ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप उसके चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो लोग शनि से इतना डरते क्यों हैं? शनि एक ऐसा क्रूर ग्रह है जो कर्म को देखता है। आप सभी का स्वागत है रियल गेम चेंजर्स के इस अनोखे एपिसोड में। हम सबको बहुत जिज्ञासा होती है कि आने वाले समय में हमारा सक्सेस कैसा होगा, हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे। और आज हमारे पॉडकास्ट में ये मेरा सौभाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध वंदनीय एस्ट्रोलॉजिस्ट श्री अंकित जी हमारे शो पे आज आए हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मानसी जी। तो अंकित जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी आपके अनुसार क्या है? मानसी जी, आज के समय आपने तमाम लोगों को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि आखिर एस्ट्रोलॉजी है क्या। जी विश्वास करें या ना करें। जी। मेरा ये कहना है कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक देख लीजिए। हमारे पांचों तत्व, अग्नि, वायु, भूमि, जल, सभी तत्वों से अगर मैं शुरू करूं तो हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का महत्व है। उदाहरण के तौर पर आप एक किसान को ही ले लीजिए। फसलों को बोता है तो ऋतुओं के अनुसार बोता है, और ऋतुओं का अनुमान चंद्रमा और सूर्य के द्वारा पता लगाया जाता है। वहां पे एस्ट्रोलॉजी आ गई। हर जगह एस्ट्रोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। अब बात ये आती है कि विश्वास क्यों करें। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी कोई पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ हो सकता है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है, इलाज तो डॉक्टर नहीं करना है, बट अगर उस व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है तो वो इंसान बच सकता है। एक्चुअली में मैं एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्लानर बोलता हूँ। ऐसा प्लानर कि अगर आपको पहले ही वो बता दे कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो सही भाषा में एस्ट्रोलॉजी की जो परिभाषा है वो आपके फ्यूचर का एक प्लानर है जो आपको बहुत हद तक हर भाग में मदद कर सकता है। और मैं तो हर किसी व्यक्ति को बोलूँगा, आप अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसले लेने आपने ही है, करना आपने ही है, पर एक बार एक सलाह ले लीजिए। क्या पता एक सलाह आपको एक सही राह दिखा दे, और जब वो राह आपकी अच्छी बनेगी तब आपका यकीन आएगा कि ज्योतिष शास्त्र कितना गहरा और कितना अच्छा शास्त्र है। मतलब ये महत्वपूर्ण तो है, बट इसे हमें समझना है। ज्योतिष शास्त्र, जैसा मैंने बोला, बहुत गहरा है। जी। देखिए, इसको जितना पढ़ें उतना कम है। हम जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी इसकी रिसर्च बढ़ती है। सही बात है। अब आज के समय में अगर हम किसी, मान लीजिए, कपल्स की कुंडली मिलाते हैं, अब वो 5 साल से रिलेशनशिप में है, उनका अच्छा चल रहा है, पर जब शादी की बात आई, कुंडली मिलाई, तो पता लगता है कि जी नाड़ी दोष आ गया, मांगलिक दोष आ गया, माता पिता नहीं मान रहे। मैं उनको बोलता हूँ कि आपको एक एडवाइस मिल जाए तो उसके बाद उसकी रेमेडीज, उसकी सोल्यूशन करके आप अपने जैसे 5 साल, तब तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था। आज किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया कि ये प्रॉब्लम आ गई, तो रिश्ता मत खत्म करिए, क्योंकि 5 साल आपने बेहतर चलाए हैं। आपके पास सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था तब, उठना बैठना खाना पीना सब अच्छा हो रहा था। सही बात है। और लड़ाइयाँ तो आज के समय में हमारे पेरेंट्स में भी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगले दिन वो डिवोर्स लेने चले जाए। नहीं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हमारी जिंदगी में आती है, बट अगर कोई पहले ही हमें एडवाइस कर दे, हमें रास्ता दिखा दे, तो बहुत हद तक जिंदगी में हम खुशियों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आपने रिसर्च की बात की, और जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर हम रिसर्च करें तो ऐसे कहते हैं कि 12 भाव है, यानी 12 हाउसेस है। तो ये 12 हाउसेस के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? मानसी जी, 12 हाउसेस को
अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों के लिए डिवाइड किया गया है। ओके। सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्क्रीन पे दिखाइएगा लोगों को कि ये लगन इस तरह से बना जाता है। उस लगन में ये पहला हाउस होता है। पहला ओके। हाउस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, स्वभाव को दर्शाता है, आपको शरीर को दर्शाता है। साथ में ये अगर बोला जाए ताऊ का घर भी होता है, यानी आपके पिताजी के बड़े भाई का घर भी माना जाता है। ओके। दूसरा भाव धन, वाणी, नेत्र, परिवार का होता है। इसके साथ साथ दूसरा भाव पत्नी या पति की आयु भी दर्शाता है। यानी अगर आपको कभी ये प्रेडिक्ट करना है कि मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड की एज कितनी है, तो वो सेकंड हाउस से पता लगता है। ओह। थर्ड हाउस आपके साहस को दर्शाता है, आपकी स्किल्स को दर्शाता है। और सबसे अच्छी बात, जो आजकल सोशल मीडिया में फेमस होना है, यानी आपको अगर सोशल अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो वो तीसरा हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। तीसरे हाउस से आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं। चौथा भाव हमारी माता जी का, हमारे सुख सुविधा, मान लीजिए वाहन, घर, गाड़ी। और चौथा भाव कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी पता लगाता है। और चौथा भाव मानसी जी इमोशंस को भी दर्शाता है। व्यक्ति के अगर मन को देखना है तो चौथा भाव देख लीजिए। चौथा भाव से आपको पता लग जाएगा वो कितना इमोशनली डीप है। ओके। पांचवा भाव संतान सुख की प्राप्ति। पांचवा भाव आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है। पांचवा भाव मानसी जी पुनर्जन्म को दर्शाता है, सोलमेट कनेक्शन। मैं जिसके साथ हूँ, क्या मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, इसका मेरे साथ पिछले कई टाइम से रिश्ता था या नहीं था, अगर वो पता करना है तो पांचवें भाव से ही पता किया जाता है। छठा भाव शत्रुओं का। अब यहाँ पे मैं शत्रु की बात कर रहा हूँ। शत्रु का घर सिर्फ छठा नहीं होता है। यहाँ पे शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। एक जैसे? शत्रु वो जो मान लीजिए हमें पता है कि हमारे गुप्त शत्रु हैं, ये हमसे जलते हैं, आप उनको छठे भाव से देख सकते हैं। ओके। एक होते हैं जो लड़ लिए हमारे साथ और हमें पता है कि ये आमने सामने हमारी जब भी नोकझोंक होगी, आप उनको 12वें भाव से, यहाँ पे 12वें भाव से भी देखा जाता है। और एक 7वां भाव जिसकी मैं अभी बात करूंगा, 7वें भाव से भी आप दुश्मनों का पता लगा सकते हैं। यानी हम अगर दुश्मनों को ढूंढना चाहें तो हम स्पेसिफिकली एक इमेज ना लेके चले, ऐसे भी ले जो शायद पीठ के पीछे हमारी बुराई करते हैं, सामने हमारे दोस्त बन जाते हैं, जिनको मीठे शत्रु कहा जाता है। सही बात तो है। छठा भाव आपके नानकों का है, नाना नानी का, मामा मम्मी का प्यार देखना है तो छठे भाव। छठा भाव आपको रोग देता है, आपको प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो फिजिकली प्रॉब्लम आती है, वो छठे भाव से देखी जाती है। अब आता है 7वां भाव। 7वां भाव जिसको मैं सबसे प्यारा भाव बोलता हूँ। जीवन साथी का परिचय लेना हो तो 7वें भाव से देखो। आपको अगर कभी अपनी लाइफ में बिजनेस करना और पार्टनरशिप देखनी है तो 7वें भाव से देखो। 7वां भाव के कनेक्शन को बनाता है। 7वें भाव से आपके कहीं ना कहीं ऐसे लिंक बनते हैं जिससे आप सामने वाले से कैसा रिश्ता रखना है वो पहले से पता लगा सकते हैं। ओके। मानसी जी 7वां भाव घर के तीसरे भाई को भी दर्शाता है। ओह। मान लीजिए आपको बड़ा भाई का घर तो मैंने बता दिया जी। छोटा भी बता दिया, अब बोलोगे जी मेरा एक और भाई है, उसका घर कौन सा है? 7वें भाव से घर का तीसरा भाई यानी तीसरा बेटा देख सकते हैं, आपका भाई। ओके। तो वो 7वें भाव से। ओके। उसके बाद आता है 8वां भाव। 8वां भाव आपके ऋण को दर्शाता है। 8वां भाव मृत्यु को दर्शाता है। ओह। 8वां भाव गुप्त रिसर्च को दर्शाता है। आपने जितने भी साइंटिस्ट देखे हैं या जो बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर, उनका 8वां भाव इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर बात को 100 बार सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद जब स्टेप लेंगे वो भी गलत, ओवर थिंकिंग में डिसीजन भी लिया तो गलत। 8वां भाव आपके रिसर्च के साथ साथ आपकी डीप थिंकिंग को भी दर्शाता है। ओके। उसके बाद 9वां भाव। 9वां भाव लगन चार्ट में धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ, यानी अगर किसी को अच्छा ज्योतिषी बनना है, अच्छा वक्ता बनना है, या आजकल आप इतने भजन सुन रहे हैं, इतने वक्ता जो अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं, जी। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करनी है तो 9वां भाव यानी कि वो धर्म, शास्त्र, अच्छा ज्योतिषी भी 9वें भाव से ही बनता है। ओके। और साथ में ये 9वां भाव आपकी जिंदगी में जितना मजबूत हो उतना ही आप अपने घर, परिवार, सुख सुविधा से खुशी रहते हैं। यानी कि लाइफ में मैं तो कह रहा हूँ 9वां भाव हर इंसान की लाइफ में 9वां भाव स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 9वें भाव से आप अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपने इमोशंस, अपनी फैमिली से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। उसके बाद आता है 10वां भाव। 10वां भाव आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट, आपके कम्युनिकेशन यानी मेरे उच्च अधिकारियों से कितने लिंक हैं। ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वह 10वें भाव की वजह से बनते हैं। सरकारी अफसर के साथ साथ पुलिस में जाना, उच्च अधिकारी के साथ साथ बड़े बड़े हाई लिंक, वो 10वें भाव से बनते हैं। फिर आता है अपना 11वां भाव। 11वां भाव आपको फाइनेंशियली बहुत कुछ देता है अगर आपके वहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं। ये वाला भाव आपकी जिंदगी में कभी भी अचानक से धन की प्राप्ति करवा सकता है, एक अचानक से सुख प्राप्त करवा सकता है। इस भाव से व्यक्ति अपने जीवन में अपने
भाइयों का प्यार पाता है, अपने बड़ों का प्यार पाता है। और ये वाला जो घर है, आप पुत्र वधू यानी घर की बहू को भी देखना है हमने, तो बहू की अगर रीडिंग करनी है तो 11वें भाव से ओके की जाती है। ओके फिर आता है 12वां भाव। 12वां भाव बहुत इंटरेस्टिंग भाव। जेल यात्रा, विदेश यात्रा, फिजूल यात्रा, ये सब 12वें भाव से। साथ में मानसी जी आध्यात्मिक ज्ञान। 9वां भाव तो आपको आध्यात्मिक बना देगा, पर आध्यात्मिक ज्ञान भी तो लेना है। ज्ञान होगा तभी हम बांटेंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान 12वें भाव से पता लगता है। और 12वें भाव से आप व्यक्ति के कर्मों को भी दर्शा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया दुश्मनों की बात, तो 12वां भाव आपके उन दुश्मनों को भी दर्शाता है जो आपसे लड़के ललकारने को तैयार हैं। ये है 12 भाव जो अलग अलग चीजों से डिवाइड किए गए हैं। हमने 12 हाउसेस की बात तो की। ऐसा कहते हैं कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसा क्यों? मानसी जी, अगर व्यक्ति के शरीर में हृदय ही नहीं काम करेगा तो चाहे वो कितनी भी बॉडी बना ले, कितना भी वो मेंटली स्ट्रांग हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने हृदय बोला तो समझ जाइए कि जब लगन मजबूत तो इंसान मजबूत। जी वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के अंदर थॉट्स ही अलग अलग आएंगे, जब वो उसका जब माइंडसेट ही कनेक्ट नहीं हो पाएगा, हमारी सारी चीजें हमारे हृदय से जुड़ी है। तो मैं तो लगन को हृदय कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति का अगर स्वभाव देखना है तो लगन देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के लगन में शुक्र ग्रह यानी वीनस बैठा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वीनस वाले जहां चले जाएं अपनी जय जयकार करवाते हैं। ये लोग है ना, शर्माते नहीं है। ये लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये अच्छी तरह से आता है। अगर शुभ स्थिति में बैठ जाए मानसी जी, तो उनके रिलेशनशिप भी बहुत होते हैं, शादी से पहले और शादी के बाद भी। ऐसे व्यक्ति ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अगर अकेले बैठे तो मन करता है नहीं मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। और दोस्तों में हो तो सज धज के जाना। ऐसे व्यक्तियों को अपने आप को बन ठन के रखना पसंद है। तो लगन जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को दर्शाता है। तो मान लीजिए अगर आपको किसी के नेचर को देखना है तो उसका लगन देख लीजिए, आप मोर देन 50% उस इंसान को समझ जाएंगे। वाह। 2025 आ रहा है, सबको बहुत जिज्ञासा है कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस बोलो या क्या हमें अलर्ट होना है, क्या क्या होने वाला है। तो हेल्थ, वेल्थ, करियर को लेके हर एक ज़ोडिएक के लिए अगर आप कुछ बता पाए। सबसे पहले 2025 बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। बस तैयार हो जाइए कि आपकी वो बारी जब आएगी तो आपको क्या और कितना मिलेगा। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 2025 3 ग्रहों वालों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले राहु, जिसको मैं कलयुग का ग्रह बोलता हूं आज के जमाने का, क्योंकि वो एक ऐसा बहरूपिया ग्रह है कि वो मेरे साथ है तो मेरा, आपके साथ है तो आपका। वो कब किसका हो जाए कोई विश्वास नहीं है। यानी अगर मंगल के साथ है तो मंगल का, शुक्र के साथ है शुक्र का। बट वो होता सिर्फ वन साइडेड, यानी कि मेरा मन है तो रहूंगा, जब मेरा मन नहीं तो मंगल को भी मैं छोड़ दूंगा। राहु का 2025 का साल माना जाएगा। साथ में शनि का। ओके शनि का इसलिए क्योंकि कई लोगों की शनि की 7.5 चल रही है और कईयों की शुरू होने वाली है। कईयों की जिंदगी में उथल पुथल आने वाला है। और तीसरा मुख्य ग्रह बृहस्पति यानी गुरु। वो कहा जाता है ना, जिसका गुरु बलवान वो बंदा पहलवान। तो ये तीनों मुख्य ग्रह अगर आपकी लाइफ में एक्टिव है तो मानसी जी आपको समझ लिए 2025 में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। संभल के चलना बहुत जरूरी है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी एरिस। मेष राशि वालों के लिए 2025 का साल थोड़ा मिला जुला रहेगा। मिला जुला इसलिए रहेगा क्योंकि मार्च तक कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव इनको थोड़ा परेशान कर सकता है। ओके एक तो मानसी जी इनकी 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो थोड़ा दोस्तों जो मेष राशि के वो अलर्ट हो जाइए। हम यहाँ पे आपको अलर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपने 2022, 23, 24 से उससे पहले किया है उसका फल देने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। जी तो आपने जो कर लिया, पेपर दे दिया, अब टीचर आ गए हैं देखने के लिए। तो टीचर ने जैसे देखना है नंबर वैसे ही देने हैं। तो जो आपने किया है 2025 के पहले महीने से ही आप गिनना शुरू कर दीजिए कि हमने ये किया है। अच्छे कर्म है तो वाह वाही, बुरे कर्म है तो फिर तैयार हो जाइए, शनि की छड़ी पड़ने वाली है। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च तक बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनके रुके हुए काम बनेंगे, मिलनसार उनका रिश्ता रह सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग वाले हैं वो अपने पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे। अपनी पढ़ाई की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें सिंगल लोगों के लिए, तो अभी भी उनको थोड़ा सिंगल ही रहना पड़ेगा।
जो जिसको वो पाना चाहते हैं, जिसके साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं, वहां से उनको सकारात्मक जवाब नहीं आएगा। पर अगर जल्दबाजी कर ली ये बात सुनकर कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो प्रपोज कर देते हैं, तो सामने वाला नो बोलेगा और उल्टा वो ऐसा आपको इंसल्ट कर सकता है कि आप प्यार नाम के वर्ड से नफरत करने लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए। इसके बाद बात करते हैं शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोगों के लिए यहाँ पे अपने पार्टनर से धैर्य के साथ बातचीत करने का समय होगा। पूरे साल आप अपने पार्टनर से किसी वाद विवाद में ना पड़िए। कुछ पुरानी लड़ाइयाँ हैं तो बैठ के सुलझा लीजिए। इस साल अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। बात करें व्यापारी वर्ग वालों की, तो आप अपने काम की वजह से बहुत ट्रैवल करेंगे और वो ट्रैवल आपको फिजिकली थोड़ा सा अनफिट कर सकता है। कुछ ऐसी पुरानी बीमारियां फिर आपको परेशान कर सकती है। अब बात करें जो रिलेशनशिप में है, मानसी जी, रिलेशनशिप वालों को मेरी एक एडवाइस है, मई से पहले किसी भी तरह का कोई झोल ना करे। यानी कि पार्टनर के साथ रहते हुए भी कहीं और इधर उधर ध्यान भटक जाए तो शनि इनको नोटिस कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा। यानी इनको अपने पार्टनर के प्रति पूरा लॉयल रहना है। बात करें नौकरी पेशे वालों को, नौकरी पेशे में आपको आपके ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपने आप को परेशान देख सकते हैं। परिवार में शांति का माहौल रहेगा, परिवार में आप अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। आप इस समय यात्राएं करेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी होगी। साथ में अगर बात करें सेहत की, तो जैसा मैंने बताया पुरानी बीमारियां आपको फिर परेशान कर सकती है, तो अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। इस राशि वालों को पूरे साल पे ध्यान देने वाली बात है, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे आप हफ्ते में एक दिन करिए, बांध लीजिए कि हफ्ते में मुझे एक दिन करना ही करना है, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। जितने भी मेष राशि वाले हैं, पूरे साल में एटलीस्ट हफ्ते के एक बार हनुमान जी की एज अ रेमेडी बोल रहे हैं आप? एज अ रेमेडी। Okay. मैं यहाँ पे एज अ रेमेडी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो 3 ग्रहों का प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ेगा, राहु, शनि और बृहस्पति का, तो उससे बचने के लिए आपको हनुमान जी के शरण में जरूर जाना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो वो तो अति उत्तम है, बट अगर आप हफ्ते में एक दिन निकाल सके, अब पूजा करने का मतलब मानसी जी ये है कि आप मंदिर में जाएं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने घर में ही करिए, बट आसन बिछा के विधि से करिए। अगर विधि से करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना माइंड पॉजिटिव कर सकते हैं, आपके बृहस्पति को स्ट्रांग कर सकते हैं, आप शनि को स्ट्रांग कर सकते हैं, और राहु शनि और बृहस्पति को देखकर खुद रंग बदल लेगा। तो ये तो हुई मेष राशि की बात। बाकी राशियों के लिए? वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कुछ अच्छा ही रहेगा। कहीं ना कहीं उनके प्यार में उनको जो तकलीफ आ रही थी, यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको वो ठीक होते हुए देखेंगे। यहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत गहरा होगा। सिंगल लोगों को मार्च के बाद कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर जो लोग अपनी शादी के लिए अपने घर में बात करना चाहते हैं तो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा, बट वो इंतज़ार करना पड़ेगा साल के अंत तक। कहीं ना कहीं नौकरी पेशे वालों को थोड़ा परेशानी देखनी पड़ेगी। ऑफिस में कुछ ऐसी राजनीति चलेगी जो आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे से काम छीना जा रहा है, मुझे मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जा रहा है। साथ में व्यापारी वर्ग वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। अपने काम की वजह से वो ज़्यादा जाने जाएंगे, इनफैक्ट काम को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को बढ़ाने का पूरा पूरा मौका है इस समय। अगर वृषभ राशि वालों को कोई प्रॉपर्टी लेने का मन है तो मई के बाद अपना मन बना लीजिए, आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं। बात करें स्टूडेंट वर्ग वालों की, तो विद्यार्थी वर्ग वालों को इस समय कुछ ऐसे दोस्त परेशान कर सकते हैं जिससे इनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। हो सके तो ऐसे दोस्तों को अवॉइड करें। बात करें हेल्थ वाइज यहाँ पे कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी, परंतु मानसी जी, इस राशि वालों के घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा तो हॉस्पिटल के चक्कर जरूर काटने पड़ सकते हैं, बट लंबे समय तक नहीं, कुछ टाइम तक। बात करें उपाय की, तो इस राशि वालों को शुक्रवार के दिन सफेद चीज का दान किसी भी मंदिर में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब सफेद चीज में सफेद चावल, सफेद आटा या आप सफेद मिठाई किसी को भी दान के रूप में दें, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और ये पूरे साल करना है उनको? पूरे साल। देखिए, हमें तो ये बताया गया हमारे गुरुजी ने कि जितना आप दान दोगे उतना आपका कल्याण होगा, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही किसी पर्पस के लिए हैं। हम यहाँ सिर्फ उठने बैठने खाने पीने नहीं आए हैं, हमारा एक एम है। अब वो एम अगर ना मिले तो लोगों की सेवा करो, वो भी एक सबसे बड़ा धर्म है। हमारे गुरुजी ने तो यही सिखाया। तो मैं भी सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने जीवन में किसी की मदद कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पूरी जिंदगी कर्मा पे डिपेंड है। आपने जैसे कर्म किए वैसा ही कुछ मिले, और मिलेगा यहीं
स्वर्ग नर्क ये कुछ नहीं है, बोलने की बातें हैं, क्योंकि जो मरा है वो भी नहीं बताने आया था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। स्वर्ग नर्क सब यही है। आप जी, अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, जी। आप बुरा करोगे आपका बुरा होगा। जिंदगी हमारे कर्मों पे ही आधारित है। आपने मेष और वृषभ राशि की तो बात की, अब मुझे मिथुन राशि के बारे में कुछ बताइए। मिथुन राशि के स्वामी है बुध, हुँ, जो बुद्धि के देवता हैं। ये लोग जो होते हैं सुनते सबकी हैं, परंतु करते अपने मन की हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं लास्ट बॉल पे सिक्स मारना, कि सब बोलते जाओ, मैं ऐसा बात बोलूंगी या बोलूंगा कि सारी बात पलट जाएगी। इन लोगों के ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपनी बात को सही मनाना चाहते हैं, और बहुत हद तक ये अपनी बातों में जीत भी जाते हैं। 2025 का साल इनके लिए मिला जुला रहने वाला है। हुँ, इनकी बहुत सी कोशिशें, घर लेने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, शादी करने की, ये सारी इच्छाएं कहीं ना कहीं इस साल ज़रूर पूरी होने वाली है। इस राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है, यानी हुँ, इनको कहीं ना कहीं अपने सीनियर का आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से इनके काम बनते बनते जो बिगड़ रहे हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। हुँ, आप घर परिवार में देखिए तो बड़े बुजुर्गों की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। स्टूडेंट वर्ग वालों को यहाँ पर कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी, यानी विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हुँ, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हुँ, बात करें रिलेशनशिप की, तो बुध राशि वाले इस समय थोड़े शांत रहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, ओवर थिंकिंग ना करिए। ओवर थिंकिंग इनको बहुत ज़्यादा नुकसान में ला सकती है। हुँ, जो लोग सिंगल हैं उनको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। साल के अंत आते आते इनको अपना जीवन साथी जो इनको प्यार करता है वो मिल जाएगा। हुँ, बात करें अगर यहाँ पे करियर की, तो करियर में जो नौकरी पेशे वाले हैं अपने काम की वजह से बहुत जगह ट्रैवल कर सकते हैं, हुँ, अपने सीनियर्स को खुश रख सकते हैं, और उनके काम की वजह से उनको प्रमोशन मिल सकता है। हुँ, यहाँ पे शेयर मार्केट वालों की मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा। 2025 का साल मिथुन राशि वालों के लिए शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो तैयारी पिछले कई समय से चलती आ रही है वो बहुत बेहतर रहने वाली है। हुँ, वैसे 2025 का साल उतार चढ़ाव वाला साल है, यानी एक बार तो बहुत हाई जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की। हुँ, बट कहीं ना कहीं अगर नहीं संभले, अपने आप को नहीं ध्यान दिया, तो आप नीचे भी गिर सकते हैं, जिससे आपको भारी आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। हुँ, ये राशि वाले गैम्बलिंग की तरफ अगर हैं तो बच जाइए। देखिए, शेयर मार्केट भी एक गैम्बलिंग हो गया। मैं एक हुँ, तरफ तो बोल रहा हूँ कि आप करिए और एक तरफ मना कर रहा हूँ, क्योंकि जुआ, गैम्बलिंग ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मानसिक अशांति फैलाते हैं। सही इन बात है। चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए हुँ, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, हुँ, क्योंकि परिवार में बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। 2025 आपको बनाने का साल है, तो अपना टाइम और मनी इन सब चीज़ों में ना गवाइए। हुँ, बात करें रेमेडी की, तो इस राशि वालों को सोमवार के दिन भगवान महादेव के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब ये दर्शन मंदिर में जाके करें। हुँ, घर में अगर आपने जो स्थापित किया है वहां पे भी कर सकते हैं, बट मंदिर में जरूर जाए। हुँ, हुँ, हर सोमवार को महादेव के दर्शन करना इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके। अब बात करते हैं कर्क राशि की। हुँ, मानसी जी, कर्क राशि बहुत भोली राशि है। मैं इसको 12 राशियों में सबसे स्वीट मानता हूँ। ऐसी राशि, आप इनको डांट के बोलोगे बैठ जाओ तो वहीं बैठी मिलेगी, उठ जाओ तो वहीं मिल जाएगी। यानी ये राशि वाले इमोशन से जुड़ना पसंद करते हैं। अगर कोई मुझे बोले कि मैं मेरे ऑफिस में वर्कर रखना चाहता हूँ, कौन सी राशि का रखूँ? कर्क राशि का। ये राशि वाले लोग जो होते हैं ना, ये खुद तकलीफ में आएंगे, बट मेरे बॉस को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे सीनियर को नुकसान नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छा तो किया है ना, मैंने गलत तो नहीं किया ना। ऐसा मतलब फील करेंगे कि जैसे कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, किसी और से हुआ तो चुपचाप खड़े खड़े सुनेंगे, अच्छा मुझसे भी हो सकती है, नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं करूंगा। तो ये राशि भावनात्मक तौर पर आपके साथ जुड़ती है। हुँ, इस राशि वालों को 2025 में बहुत सी खुशियां मिलने वाली है। कहीं ना कहीं इनके रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। धन संबंधी खुशखबरी भी आ सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लोन अप्लाई किया हुआ है, तो जनवरी फरवरी में आपको लोन अप्रूवल की, यानी आपका रुका हुआ धन कहीं भी रुका हुआ है वो आपको वापस जरूर मिलेगा। वाह! इस राशि वालों को पति पत्नी के रिश्ते में बहुत खुशियां मिल सकती है। जो संतानहीन है उनको संतान की खुशखबरी भी मिलेगी। कहीं ना कहीं पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का कोई प्रभाव ना होने की वजह से रिलेशनशिप, संतान, आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे, अच्छा सुख मिलेगा।
इस राशि वालों को नौकरी पेशे में तो बहुत तरक्की मिलने वाली है। कारोबार वालों को अपने काम की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। अब विदेश, मान लीजिए दिल्ली वाला इंसान चेन्नई जा सकता है क्योंकि उसके लिए वो भी विदेश हो गया। नई भाषा, नया कल्चर, नया मौसम, सब कुछ, तो विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस राशि वालों को इस समय इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत लाभकारी होगा। आप अगर इस समय छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ भी करिए, वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी फायदा देगी। ओके। इस राशि वालों को चंद्रमा, यानी इनकी जो राशि स्वामी है चंद्रमा, इसके हिसाब से सोमवार के दिन महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और ये प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस राशि वालों को अपने आप को स्ट्रांग करने, क्योंकि भावनात्मक है, थोड़े से इमोशनली है, थोड़े डिस्टर्ब रह जाते हैं इसकी वजह से, तो स्ट्रांग होने के लिए इनको अपना गुरु मान लीजिए या सब कुछ मान लीजिए, महादेव के ऊपर छोड़कर पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर प्रतिदिन करते हैं तो लाभकारी रहेगा। बात करते हैं अब राजा राशि की। अब मैंने राजा बोला, आप सोचेंगे राजा तो कोई नाम ही नहीं है, सिंह राशि। अब अगर आप इसका जोडिएक साइन देखेंगे ना, शेर, अब शेर को हर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसका जो मालिक है वो भी उसको तब हाथ लगाता है जब लगे कि ये शांत बैठा है, क्योंकि शेर का क्या भरोसा कब मार दे। तो इसीलिए शेर को अगर आपने छेड़ा तो आपकी बात तो जीरो, उसकी बात आपके ऊपर। तो ये राशि वाले राज करने वाले हैं, अपने बॉस तक पे राज करेंगे, नया बिजनेस खोलने वाले हैं, बहुत ज्यादा उपलब्धियां इस समय अपने काम की वजह से ज्यादा जाने जाएंगे। हेल्थ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी है, बट इतना काम 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 कि इसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, आए दिन कोई ना कोई मनमुटाव। इस राशि वालों को काम का जुनून तो है, परंतु काम के जुनून की वजह से घर पे कम ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से आप आए दिन कोई ना कोई आर्गुमेंट देखेंगे जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। स्टूडेंट वर्ग वालों के लिए इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने वाला होगा। कुछ असामाजिक तत्व, दोस्त आपका ध्यान भटका सकते हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ाई की तरफ डीमोटिवेट हो सकते हैं। इस समय ये राशि वाले अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। वो फैसले उनके करियर में भी काम आएंगे, उनके परिवार के लिए भी काम आएंगे। इस राशि वालों को अपने जीवन में 2025 का जो साल है वो शनि का साल है। शनि का मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में इन पे एक्टिव होने वाला है। तो शनि क्या है, पुत्र, सूर्य क्या है, पिता। तो स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़ा संभल के रहिए। स्टार्टिंग के 6 महीने आपने सिर्फ प्लानिंग करनी है, जिसको R&D कहा जाता है। जितनी रिसर्च करें उतना बेहतर है। और जून के बाद मैदान में उतर जाइए। करियर है, जीत पक्की। फैमिली है, जीत पक्की। आप रिलेशनशिप में है, जीत पक्की। इनको जून के बाद कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ नहीं सकता। ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। ये मैं प्रेडिक्शन आपके पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। इस साल के अंत तक जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राशि मानी जाएगी वो सिंह राशि मानी जाएगी। ये हार नहीं मानेगी, और ये लास्ट 31 दिसंबर 2025 तक अपना डंका पूरा दुनिया में बजा के दिखाएगी। मैं सिंह राशि ही हूँ। जैसे आपने बताया आप सिंह राशि से हैं, आपकी लाइफ में 2025 बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। मैं इस पॉडकास्ट पे आपकी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आप 31 दिसंबर तक खुद मुझे फोन करके बोलेंगे, अंकित जी आपकी बात सत्य निकली। मैं एक अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं एक भावी फ्यूचर पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी के सामने बैठा हूँ जो 2025 एंड में आप खुद मानेंगे कि उस समय क्या बोला और आज देखिए क्या है। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखाएगी, और ये सिंह राशि वाले सभी 2025 में डंका बजाएंगे भी और डंका मारेंगे भी। यानी वो जिन लोगों को मान लीजिए कि जो इन पे हावी हो रहे हैं उनको डंका भी मारेंगे, तो इनको कोई दबा नहीं सकता है। सिंह राशि वाले कीप इट अप। मानसी जी, अगर बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप की, तो इस राशि वाले अपने पार्टनर को अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, वो कन्विंस कर ही लेंगे। इस समय ये राशि वाले जो गलतियां करते आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठ के उनको भी सुलझा लेंगे। कहीं ना कहीं इनके टूटते हुए रिश्ते फिर दोबारा बनेंगे, बट पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की गलत फहमियां थोड़ी तकरार पैदा कर सकती है। ध्यान देने की बात है, बाहरी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा आग ही लगाएगा, फेवर वाली बातें नहीं बोलेगा। सही बात तो है। हो सके तो पति पत्नी के रिश्ते को जितना गुप्त रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों को वैसे तो सफलता इनके पास है, पर 4 चांद लगाने में एक रेमेडी जरूर काम करेगी। ये राशि वाले सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें 11 बार। जब तक वो जल चढ़ाते समय धारा आपकी पूरी नीचे से, तब तक ये मंत्र को आप बोलते जाइए 11 बार। आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और ये रोज करना है? ये रोज प्रतिदिन करना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुभ रेमेडी है। मानसी जी, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं।
अपनी लाइफ में अपने करियर के उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां पे ये सपना देख रहे थे। कहीं ना कहीं इनके वो काम जो इनके मन में है, जिनको करना चाहते हैं, उसको भी ऑन पेपर से ऑन ग्राउंड करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं शुरू करेंगे। ये राशि वाले इस समय अपने किसी खास की वजह से परेशान हो सकते हैं। वो घर का भी हो सकता है, वो बाहर का भी हो सकता है। अब सोच रहे होंगे घर का कैसे? घर का मान लीजिए कि आपके घर में किसी के सदस्य की तबीयत खराब है, तो आप पूरे दिन परेशान हैं, जिसकी वजह से अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बाहर मान लीजिए कि अगर आपका किसी मित्र के साथ कोई रिश्ता है, आपको आर्ग्यूमेंट, डिस्टर्बेंस, या वो परेशान है, उसकी वजह से आप भी, क्योंकि ये राशि वाले जो होते हैं ना, वो जब किसी से जुड़ते हैं ना तो मन से जुड़ते हैं। इनको दिखावा करना नहीं आता है। ये राशि वाले दिल के राजा हैं, यानी इनसे आप कुछ मांग लो तो दे देंगे, प्यार से जो मांगोगे, पर गुस्से में ये सेफ्टी पिन भी नहीं देंगे आपको, ऐसे है। और ये राशि वाले दिल जीतने वाले राशि है। ये राशि वाले अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले 2025 में तो लेंगे ही लेंगे, पर कहीं ना कहीं करियर की उस उपलब्धियों पे पहुंचेंगे जहां पे इनका सपना है। यहाँ पे माता पिता का, परिवार के घर सदस्यों का, सबका सहयोग मिलेगा, जो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस राशि वालों को वीरवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 2025 का साल मिला जुला रहने वाला है। कहीं ना कहीं इनकी कोशिश थोड़ी अधूरी रहेगी, यानी ये कोशिश 100% करेंगे, परंतु रिजल्ट इनको 90% आएगा। अपने करियर में ये जो चाहते हैं वो अभी थोड़ा सा इनको होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये इस समय जॉब स्टार्टिंग के 3 महीने में छोड़ देते हैं या इनकी जॉब चली जाती है, तो इनको ढूंढने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, परंतु साल के अंत आते आते ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। व्यापारी वर्ग वाले इस समय अपने काम की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। काम में कुछ नुकसान हो सकता है जो इनको थोड़ा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर सकता है। ये राशि वाले स्टूडेंट वर्ग के जितने भी हैं, वे अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। इस समय की गई इनकी जल्दबाजी इनकी पढ़ाई में पूरा नुकसान दे सकती है। बात करें हेल्थ की, तो मानसी जी, हेल्थ में कुछ पुरानी बीमारियां प्लस घर में किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ खराब होने की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी जेब ढीली कर सकती है, मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये राशि वाले रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कोई भी बात ना छिपाएं, जो है मन में है वो बोल दीजिए। इस समय आपको बात छिपाना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपकी छिपाई हुई बात अगर कोई तीसरा बताएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रहने वाला है। अपने नौकरी पेशे में आप थोड़ा बिजी होने की वजह से ज़्यादा समय नहीं देंगे। अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा समय नहीं देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, आए दिन लड़ाई झगड़ा, और वो कहीं ना कहीं सेपरेशंस में भी जा सकता है, तो अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इस राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा घर पे ज़रूर करनी चाहिए, और ये अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। मानसी जी, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का साल बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल जो एनर्जी के देवता हैं, जो उत्साह बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए जो लोग इस समय अपने काम में थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, तो 2025 के साल उनको बहुत सारी एनर्जी देने वाला है, अपनों का मोटिवेशन मिलने वाला है, और उस मोटिवेशन के पीछे अपने सारे जो बिगड़ते हुए काम है उनको दोबारा बनाते हुए दिखाई देंगे। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं वह इस साल मई के बाद ट्राई करिए, इनको सफलता ज़रूर मिल सकती है। इस समय अगर आप अपने काम की वजह से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वह भी लाभकारी होने वाला है। इस समय पति पत्नी के रिश्ते में भी थोड़ी मधुरता रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। बात करें सिंगल लोगों को, तो सिंगल लोगों को इस समय उनकी खोज पूरी होने वाली है। मई के बाद इनकी लाइफ में किसी की एंट्री होगी जो लॉन्ग टर्म रिश्ते में बिलीव रखेगा। कहीं ना कहीं इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज, स्टमक प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम इनको डिस्टर्ब कर सकती है। हो सके तो इनको इस समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचे समझे फिर डिसीजन ले। इस राशि वालों को अपनी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन ज़रूर पहनना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इनके टारगेट की तरफ इनको फोकस करेगा। बात करें उपाय की, तो इस राशि वालों को हनुमान जी की पूजा मंदिर में जाकर ज़रूर करनी चाहिए, और साथ में हो सके तो जो छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे बच्चे मंदिर के बाहर होते हैं, उनको सेवा भाव से कुछ भी ज़रूर गिफ्ट के तौर पर दे। ऐसा करना इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मानसी जी, अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले 2025 में छुपे रुस्तम निकलने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शहनाई बजने वाली है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होने वाले हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो खराब है वो ठीक होने वाला है। मैं यहाँ तक प्रेडिक्शन दे के जा रहा हूँ, जिन लोगों के सेपरेशन चल रहे हैं,
समझिए उनका पार्टनर उनके घर पे आने वाला है। 2025 बहुत खुशखबरी लेके आ रहा है, धन में, परिवार में, आपके समाज में। धन की वजह से आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, परिवार में आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा गौरवमयी महसूस कर सकते हैं। परिवार में किसी अपने की सदस्य की जो तबीयत खराब है वह भी ठीक होकर आपको एक उत्साह देगी जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए फोकस करेगी। ये राशि वाले दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इन राशि वालों को प्यार से कुछ ही बोल दो, ये कर लेंगे। इन राशि वालों को सिर्फ प्यार चाहिए, आप इनको गुस्से में कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, इनको ऑर्डर मत दीजिएगा कभी, इनको अगर आपको मान लीजिए कुछ बोलना है ना तो प्यार से बोल दो, कर देंगे, ये करो। वो उसी समय बोलेंगे अब तो देखो मैं क्या करता हूँ, तो आप फ़ोन करते रह जाएंगे, वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये राशि वाले जो है ना, बातों को पिक करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस राशि वालों को समझने के लिए इंसान को दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। यानी आदमी अगर सोचो कि मैं अकेला ही सिर्फ संभल लूँगा, तो इनको अकेला नहीं संभाला जा सकता है। इस राशि वाले जातक लॉयल्टी के पूरी तरह से 100% फिट होते हैं, यानी जिसके साथ हैं उसी के साथ हैं, नहीं है तो अगला बंदा सामने आके पैर पकड़ ले तो नहीं है तो नहीं है। ऐसे लोग अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में बड़े फैसले लेते हैं। रिस्क लेना अगर कोई सीखना है ना तो इस राशि वालों से सीखो। इस राशि वालों को अपने करियर में बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली है। 2025 का साल एक कंप्लीट पैकेज इनके लिए आने वाला है, जिसमें जब ये वो बॉक्स खोलेंगे ना तो करियर, हेल्थ, वेल्थ, सोशल लाइफ सब इनकी फिट मिलेगी। 2025 एंड तक जब अपने आप को देखेंगे, बैंक बैलेंस फुल, परिवार फुल, समाज फुल, अपनी सारी मनोकामना ये पूरी करेंगे। इस राशि वालों को उपाय के तौर पर देखिए, सबसे पहले तो ये महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो इनको तो महादेव की शरण में ऑलरेडी है, उनकी भक्ति डबल कर दीजिए। यानी पूजा करने का समय नहीं होता है, दिन में है तो रात भी कर दीजिए। महादेव की पूजा करना इस राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मानसी जी, शनि का जो मार्गी प्रभाव जो नवंबर में अभी रिसेंटली हुआ है, इसका भी प्रभाव इनके ऊपर बहुत अच्छा जाने वाला है। यानी समझ लीजिए इनकी पांचों उंगलियां गुड़ घी सब में है। ये लोग अपने जीवन में अब 2025 में खुशियां ही देखने वाले हैं। इनको शनि का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है, क्योंकि शनि ने इनको पूरा टेस्ट कर लिया है। शनिदेव ने इनको देख लिया है कि ये क्या है। अब शनिदेव पहले देखते हैं, फिर परखते हैं, फिर देते हैं, तो अब देने का समय आ गया है। तो ये बस बाहें फैला के रेडी रहिए। ये जिसके सामने जो बात करेंगे वो सत्य होंगे। इन लोगों की सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है। यानी ये अगर आपके बारे में बोल दे कि आपके साथ ऐसा होगा तो हो जाता है। ये लोग जो होते हैं जुबान के स्पष्टवादी होते हैं, जो है वो फेस पे बोल देंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो मुंह पे बोल देंगे। सामने वाला उसके बाद चाहे जो मर्जी माइंड करे, वट एवर, दे डोंट केयर। ये लोग जो होते हैं अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इन लोगों की लव मैरिज आमतौर पर आसानी से हो जाती है, परंतु विवाह के बाद अपने एग्रेशन की वजह से कई बार इनके अच्छे खासे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये लोग नौकरी में कई बार चेंजेस बहुत करते हैं। यानी एक जगह पे काम कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हाइक ले लेते हैं, कहीं और जाते हैं, तो उसकी वजह से इनके जो चेंजेस आते हैं वो इनको कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। पर 2025 में स्टेबिलिटी इनको ज़रूर मिलने वाली है। स्टूडेंट वर्ग वालों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा साल रहने वाला है। जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि उच्च अधिकारी की पढ़ाई, उनको खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। इस राशि वालों को शनिदेव की पूजा पूरे साल ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करना उनके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव डबल गिफ्ट देने वाले हैं। यानी कि शनि का मार्गी प्रभाव, शनि की यहाँ पर जो स्टार्टिंग का 3-4 महीने का पीरियड है, यानी डबल, यानी कि जो ये सोचते हैं उससे डबल। इस समय ये लोग अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। यहाँ पे कहीं घूमने फिरने का इनका मन करेगा, परंतु जब काम आएगा तो काम पर पूरा फोकस करेंगे। ऐसे लोगों को समझना आसान नहीं है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं। यानी इनको बोल दिया वहाँ पे मैंने वो देखा, ये बिलीव नहीं करेंगे। जब ये खुद होंगे मैंने भी देखा तो हाँ करेंगे। ऐसे लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं। ये लोग एस्ट्रोलॉजी पे भी तभी यकीन करते हैं जब इनकी कोई बात रिलेट हो जाए। अगर आप इनको ऐसे बोलेंगे आपकी लाइफ में ये लिखा है, ऐसा होगा, नहीं मानेंगे। हाँ ऐसा हुआ था, हाँ अब मानता हूँ। ये लोग अपने जीवन में बड़े फैसले किसी के साथ लेते हैं। अपने जीवन में ये ट्रैवल करना, अच्छा ठंडी जगहों पे घूमना इनको पसंद है, बर्फीली जगहों पे घूमना पसंद है। ये लोग जो होते हैं नेचर लवर होते हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में कई रिलेशनशिप चलाते हैं, पर जिसके साथ एक टाइम पे है उसी के साथ रहते हैं। आमतौर पर इनके रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, क्योंकि इनका पार्टनर इनसे नाराज हो जाता है। अब नाराज हो गया तो ये सामने से मनाने नहीं जाते, क्योंकि इस राशि के स्वामी है शनि। तो शनिदेव क्या कहते हैं, यानी कि मैं क्यों झुकूं,
आपने जो कर्म किया है उसका फल भुगतो। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ऐसे लोग क्लियर माइंडेड होते हैं। इनको अगर आपसे प्यार है तो चाहे इनसे पूरी रात बात करवा लो, थकेंगे नहीं। अगर इनको नहीं करनी है तो इनके घर जाके जितनी मर्जी बेल मारो, गेट नहीं खोलेंगे। ये वाले लोग अपने जीवन में धन संबंधित कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, पर पैसा इनके पास टिकता नहीं है। आज इनको 10,000 दे दो आप, 4 दिन बाद पूछो तो कहाँ गए, खर्च हो गए। फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके पैसे खर्च होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अगर करना चाहें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इनको प्लानिंग करनी पड़ती है। इनको घर, गाड़ी, हर चीज़ का सुख आसानी से ज़रूर मिलता है। मेहनत ये बहुत ज़्यादा करते हैं। आसानी इसलिए क्योंकि ये जब सोचना शुरू करते हैं खुद के लिए, तब इनको फ़ायदेमंद रिजल्ट मिलते हैं। इस राशि वालों को शनिदेव यानी कि शनि महाराज की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और अगर शनिदेव जी के मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं तो वह भी उनके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। 2025 में मीन राशि वालों को मैं कर्क राशि के बराबर तो नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं ना, हर किसी को जैसे किसी लड़ाई झगड़े में पैर नहीं डालते हैं। यानी कुछ हो रहा है तो हाँ ठीक है, सुन लिया, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, चल दिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हर किसी में इन्वॉल्व जल्दी होते नहीं है। इनको हर कोई पसंद नहीं आता है, पर जब पसंद आ जाए तो ये उसमें 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मान लीजिए बात करते हैं कि ऑफिस में अगर मीन राशि के वर्कर हैं, आपको उनको काम देना है, वो काम कर रहे हैं, दूसरा काम दिया तो वो नहीं करेंगे जब तक एक काम पूरा ना हो जाए, दूसरा काम वो नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, जब इनसे पहला काम नहीं होता तो कंफ्यूज रहते हैं अपने आप को कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और उस कंफ्यूजन में गलत फैसला लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनको नौकरी में अपमानित भी होना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तो बोलते नहीं सही है, बात ये है। स्पष्टवादी होते हैं। मतलब इनको जो हो रहा है उसी की बात, मैं यहाँ पे आया था, मैंने ऐसा किया था, मैं वहाँ गई थी, बस। मतलब इनको बातें बनाना नहीं आता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो आप बहुत लकी हैं। मीन राशि वाले आपको धोखा नहीं देंगे। मीन राशि वाले कंफ्यूजन में आके शायद आपको ऑन टाइम रिप्लाई ना करें, बट अगर आप उनके सामने हैं तो आप ही उनके हैं। ऐसे लोग पैसों को जोड़ नहीं पाते हैं, फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं। आए दिन कोई ना कोई खर्चा इनका आता रहता है। परिवार में बहुत लाड़ प्यार से पाले जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले हर किसी की सलाह के साथ लेते हैं। ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। बात करें उपाय की, तो इस राशि वालों को 2025 में भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, और ये पूजा थर्सडे के दिन ज़रूर करें। अंकित जी, ये तो आपने बहुत डिटेल में 12 राशि के बारे में हमें बताया। आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इन सब बातों से रिलेट कर पाएंगे। आपने जैसे मुझे बताया था स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में कि जैसे आप ये 12 राशि के बारे में जब बताएंगे तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी राशि कमेंट करें और उनकी कोई एक छोटी समस्या कमेंट में डालें, और जिनका खुद आप पर्सनली रिप्लाई देंगे। ज़रूर ज़रूर मानसी जी, अगर कमेंट में आता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं जवाब देंगे। अगर हम तो चाहते हैं कि लोग अपनी बातों को खुलकर बोले। देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि एक सही सलाह आपको मार्गदर्शक दे सकती है, एक जी। एडवाइस मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। और ऐसा डेफिनेटली। भी कहते हैं कि राजा से बड़ा राजगुरु होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जो भी हमारे व्यूअर्स है वो कमेंट करेंगे, और उसके बाद अगर उनको और डिटेल में प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हम इसका पार्ट 2 पॉडकास्ट भी कर लेंगे। ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये अपने दर्शकों को भी बोलूँगा और आपको भी कि 2025 एंडिंग में जब आप यहाँ पर जो हमने बात करी आपकी राशि की, उसके बाद तो हमें करना भी पड़ेगा, और लोग खुद बोलेंगे कि मैम के साथ दोबारा मिलिए आप। और वैसे तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 2025 में जब मैं इतनी फेमस सेलिब्रिटी के सामने बैठा हूँ, हम आपको आज इनविटेशन दे रहे हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आइए अरे और आप वाह। अपनी लाइफ के कुछ बेहतरीन जो भी आपके इंसिडेंट्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। ये मेरा सौभाग्य होगा अंकित जी, एंड आपकी व्यूअर्स को अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो। बट आपने जो सी राशि की बात की, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज जैसे आपने बोला कि एक जुनून होता है काम को लेके, तो जब भी वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, वो एक अलग ही पागलपन होता है काम को लेके, और बाकी सब भूल जाते हैं। और आपने बोला ये सी है तो दहाड़ना है, तो मैं तो रुकी हूँ कि कैसे और अपने आप को और मेहनत करे। तो जितने भी दर्शक सिंह राशि वाले, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन दिखाइए। सर, ऐसा हमने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें जेल यात्रा अगर होने वाली हो तो उसका भी पता चल जाता है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, इंसान अपराध की श्रेणी में कब जाता है? जब उसका गुस्सा बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ ग्रह हैं जो इंसान को बहुत गुस्सा दिलाते हैं, जिनको पाप ग्रह कहा जाता है। राहु, केतु,
शनि, मंगल। शनि को तो क्रूर ग्रह भी कहा जाता है कि बहुत एग्रेसिव, यानी उसके सामने जो आ गया वो कुछ नहीं है। अब ये ग्रह जब आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाए तो उस व्यक्ति की लाइफ में उसका दिमाग गलत चीज़ों की तरफ जाता है। अब खाली दिमाग, शैतान का दिमाग, तो कहीं ना कहीं वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपका प्रश्न है जेल यात्रा का। जी हाँ, कुंडली में हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में जेल यात्रा है या नहीं है। मैं यहाँ पर अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उन बातों को आप हर कोई अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना क्या है, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको कुंडली मिलती है वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरिए और उसके बाद आपको एक लगन चार्ट दिखाई देगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। क्योंकि जो अब मैं बातें बोलने वाला हूँ वो स्क्रीनशॉट को देखकर आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बात करी राहु, केतु, शनि, मंगल की, जिनको मैंने गुस्से वाला ग्रह बोला है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फल लाता है, बहुत बड़ा फल लाता है। इसके मैं कुछ 2-3 आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा और वो एग्जाम्पल रिलेट करेंगे। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ है वैसा ही बन जाता है, बहरूपिया ग्रह, कलयुगी ग्रह माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में, 12th हाउस में राहु लिखा है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जरूर जेल जाएगा। इसके बाद दूसरी बात, जिसकी कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड यानी 12वें घर के स्वामी फर्स्ट हाउस में आ जाए। उदाहरण के तौर पर मैं चाहूंगा स्क्रीन पे आप जरूर दिखाइए दर्शकों को। मान लीजिए स्क्रीन पे 12th हाउस में आपके 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर राशि है मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी है मंगल। अब मंगल लिखा हो लगन में 1 नंबर में, यानी कि आपके लगन में अगर मंगल लिखा है तो आप मान लीजिए वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जेल यात्रा का मुंह जरूर देखेगा, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना जाए। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये 3 भाव है जहां पे अगर राहु, केतु, शनि, मंगल कोई भी 2 पाप ग्रह बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जेल यात्रा देखता ही देखता है। अब ये डिपेंड करता है कि जेल यात्रा वह किसके साथ जा रहा है। मान लीजिए 12वें भाव में वह शुक्र के साथ बैठ गया है तो वो प्यार के मामले में, यानी मतलब रिलेशनशिप के चक्कर में, एग्रेशन में कुछ कर लेगा और उस चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। मान लीजिए उसके 6th हाउस में राहु बैठा है और 7वीं दृष्टि उसकी 12वें भाव में पड़ रही है तो उनकी अपने नानकों से, मामा मामी से नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति एग्रेशन में रहेगा। मैंने बहुत ऐसे कुंडलियां देखी है, जब मेरे पास कई बार आते हैं तो कहते हैं कि हमारा बेटे की नानकों से नहीं बनती है, उनसे लड़के आ जाता है, कोई प्रॉपर्टी के मामले में, कोई गाड़ी के मामले में। पता लगता है कि उनकी कुंडली में राहु 6ठे भाव में बैठा है और 12वें भाव में एग्जैक्टली दृष्टि डाल रहा है तो वह व्यक्ति लड़ाई चक्कर में जेल यात्रा जाता है। तो कुंडली में राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु शुभ स्थिति में हो तो आप मान लीजिए नीचे से आदमी को ऊपर पहुंचा देता है और राहु अगर खराब स्थिति में हो ऊपर से नीचे ले आता है। उदाहरण के तौर पर आज के समय मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा अपने मुकेश अंबानी जी का। अब मुकेश अंबानी जी की जिंदगी में 2001 में राहु की महादशा आई थी। अब 2001 में जब महादशा आई तो उस समय वह अपनी जिंदगी के बहुत कठिन लम्हों में थे। पिताजी गुजर जाना, काम ना समझ पाना, भाई से वाद विवाद होना, परेशान थे। अब उस समय उनको जो सलाह दी गई होगी कि अपने काम पे फोकस करिए, क्योंकि राहु आपको क्या करवाता है, फोकस्ड। यानी राहु की महादशा में अगर आपने फोकस्ड करना सीख लिया तो वह व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। देखिए फिर फोन की इंडिया में जो एक क्रांति लेके आई वो कौन लेके आए? हर इंसान के हाथ में फोन किसने लाके दिया? मुकेश अंबानी जी ने। और 2000 अभी रिसेंटली उनकी खत्म हुई है और देखिए उनकी जितनी ग्रोथ इनकम बढ़ी है वो इस महादशा में ही बढ़ी है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सलमान खान जी। अब अगर सलमान खान जी की आप कुंडली देखेंगे, उनके 12th हाउस में शुक्र है। अब शुक्र क्या करवा रहा है कि उनको रिलेशनशिप बहुत है, उनके फीमेल सेक्टर्स में इतने रिलेशन है कि उनकी फीमेल फॉलोइंग मेल से ज्यादा होगी। अगर आप उनके कभी देखेंगे तो फीमेल ज्यादा है, पर वो अपने जीवन में अपना पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ पाए? 50+ होके भी उनको लविंग पार्टनर क्यों नहीं मिला? क्योंकि 12th हाउस में मंगल और चंद्रमा दोनों अशुभ स्थिति में आ गए। अब जब दोनों अशुभ स्थिति में आ गए तो क्या करवाएंगे? कंफ्यूज्ड, फोकस नहीं, मतलब वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूं। देखिए मंगल ने क्या किया, यहाँ पे कंफ्यूजन ले आए। तो इस वजह से वो व्यक्ति एक सही मुकाम पे नहीं पहुंच पाया। और एक और बात बताना चाहूंगा, सलमान खान जी को 2003 में शनि की दशा लगी। अब जो 2024 के लगभग, इसी साल के लगभग अभी वो समाप्त हो रही है। अब ये मान लीजिए कि इनकी जितनी मूवीज हिट हुई है, जिन्होंने
इनकम वाइज ज़्यादा ग्रोथ करी है वो इसी साल में करी है। अब शनि ने इनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, अब देख रहे हैं। मतलब कहें कि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अगर आपका सही ढंग से है, आप सेवा भाव है, आप दान पुण्य कर रहे हैं, आपकी मन शांत है, आपकी नीयत साफ है, तो ऊपर वाला जरूर देता है। और इतना दिया कि आज पूरी दुनिया उनकी फैन है। आपके सामने एग्जाम्पल है। अब मानसी जी जेल यात्रा के लिए एक नकूना और बताना चाहूंगा। आप सोच रहे हैं नकूना वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं। नकूना, जब हम कोई ऐसे कॉम्बिनेशन को देखते हैं ना कुंडली में, तो मैं जब रिसर्च करता हूँ तो उनको नकूना बोल देता हूँ कि ये तो नकूना बन गया, ये तो एक जोड़ बन गया, जिसको जैसे कि 2 + 2 4 हो गया। तो वो मैंने देखा है। तो अब यहाँ पे एक नकूना और बोलना चाहूंगा। कुंडली में कहीं पे भी राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 में से कोई भी 2 ग्रह बैठे एक साथ दिख जाए, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में चाहे एक दिन, चाहे 1 घंटे के लिए जाए, जेल यात्रा जरूर करेगा। अभी मुझे लगता है सब लोग अपनी कुंडली खोलेंगे, सबसे पहले देखेंगे, बिकॉज आपने बहुत सरल तरीके से चीज़ें समझाई अब तक और आगे भी जो आप समझाएंगे, और मुझे लगता है जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे एटलीस्ट बेसिक चीज़ें वो अपने आप ही ढूंढ पाएंगे। देखिए यहाँ पे है ना, बेसिक बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपको ABC नहीं पता तब तक आप इंग्लिश के बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे हल कर लेंगे। सही बात है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे अपना सिर्फ लगन चार्ट निकालिए, ये चीज देखिए है तो बस कमेंट में बताइए। उसके बाद हम उसका रिप्लाई करेंगे कि उसमें आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो तभी मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में आगे क्या क्या घटने वाला है। और हो सकता है कुछ रेमेडी से कुछ बचाव भी हो जरूर। जाए। राहु की तो बहुत रेमेडीज है। देखिए आज के समय अगर बात करते हैं राहु की रेमेडीज की, आपने बात बहुत अच्छी शुरू करी है। जेल यात्रा से बचने के लिए राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राहु की रेमेडी। राहु की रेमेडी के लिए सबसे पहले तो नीले कपड़े को, नीले रंग को अवॉइड करना शुरू कर दो। जितना आप नीला पहनोगे उतना ही आप कंफ्यूजन में रहोगे। ओके। दूसरी बात, अपनी वाणी को शुद्ध कर लो। आपने देखा होगा जो गाली गलौज करते हैं आए दिन, मतलब दोस्तों में है, बस कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब उनकी बात ही गाली से। देखिए जो व्यक्ति गाली गलौज ज्यादा देता है वह व्यक्ति अपने राहु ग्रह को एक्टिव कर रहा है, फिर उसने प्रभाव गलत ही देना है। गाली गलौज देना राहु ग्रह को बढ़ावा देना होता है। राहु क्या है? सिर्फ ये है आपके मुख पे जितने वर्ड आएंगे वह आपको रिप्रेजेंट करेगा और वहीं से आपका फिर हिसाब होगा। तो आदमी को कभी भी अभद्र भाषा का, अच्छा सोचना भी नहीं होता है, कमेंट करना भी नहीं होता है। आप कुछ भी गलत ना सोचिए। राहु को ठीक करने के लिए आपकी विचारधारा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा एक और मैं इनके लिए उपाय बताना चाहूंगा। अगर व्यक्ति एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में है, डिप्रेस्ड है, उसकी लाइफ में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो उसका भी बहुत हद तक रीजन खराब राहु होता है। आमतौर पर जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, बहुत अच्छा लगन है मानसी जी, उनका पंचम भाव, छठा भाव बहुत अच्छा है, फिर भी वो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है। जब हम उनका एग्जैक्टली ये सब चीज़ देखते हैं, जब राहु की हम डीप रीडिंग करना शुरू करते हैं, तो पता लगता है ये व्यक्ति तो ओवर थिंकिंग का शिकार इसलिए है क्योंकि ये हमारे सामने कुछ और है, किसी और के सामने कुछ और है, फिर वो जब बाद में खुलते हैं। ऐसी कुंडलियां मेरे पास बहुत आई है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी, कपल आए थे देखिए, तो वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। अब हम कुंडली से ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति स्मोकिंग करता है नहीं करता है। कुंडली से राहु का बहुत बड़ा रोल है। अब राहु अगर मान लीजिए दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरा भाव किस चीज का हुआ? दूसरा भाव के मुख का हुआ। तो वो अपनी पार्टनर की कुंडली दिखा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आपके पार्टनर स्मोकिंग करते हैं? नहीं नहीं अंकित जी ये क्या बोल रहे हो आप, वो तो स्मोकिंग कर नहीं सकते। नहीं नहीं ऐसी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। वो चले गए। तो 5-6 दिन बाद वो पार्टनर अकेली मेरे पास ऑफिस में आए और कहते मुझे ना कुछ मेरे पार्टनर ने बताया, तो मुझे कुछ जानना है और बताइए। उस चीज़ को नहीं बात कर रहे थे क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। तो हमने बताना शुरू किया, तो कहा कि आपने कुछ और भी बोला था। मैंने कहा हाँ देखा था। कैसे देखा? मैंने कहा आपकी कुंडली में देखो 12वें दूसरे भाव में राहु है और राहु जो है वो ऐसी चीज़ें कराता है। गुरुजी मान गई आपको मैं, ये बात किसी को मत बताना। मेरे मन में बहुत दिन से ये परेशानी थी कि मैं कब जाके मिलूं, मेरे से ये छूट नहीं रही और ये बात किसी को नहीं पता है। मतलब आप मान लीजिए कि राहु दूसरे भाव में स्मोकिंग भी करवा रहा है, राहु छठे भाव में मामाओं से लड़ाई करवा रहा है, राहु 5वें भाव में आपका रिलेशनशिप नहीं चलने दे रहा है, आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। राहु अगर आपका 8वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति इतना चुप रहता है, और वो चुप कौन से वाला
कि जो रहस्यमयी, जिसके अंदर बहुत कुछ है पर वो बोलेगा नहीं, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, ऐसे व्यक्ति ने संभल के रहिए। देखिए, जिनके कुंडली में 8वें भाव में राहु है, उनको थोड़ा सा 2 डिस्टेंस दूर के, क्योंकि इनके मन में कुछ है, सामने कुछ है। ऐसे व्यक्ति गुप्त बातें बहुत रखते हैं और उनको रखनी भी चाहिए, वही उनकी ताकत है। अभी हमने जैसे मानसी जी बात करी कि राहु और शनि, इनकी जब महादशा चलती है तो व्यक्ति को क्या करता है, क्या जी। फल देता है। जी। ऐसे बहुत से और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। मैंने ऐसे कई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो कब आए कब गए किसी को नहीं पता। मतलब वो रातों रात तो बन गए राजा और कुछ दिनों में आज वो गायब हैं, क्योंकि उनको बनाने वाला राहु, बिगाड़ने वाला शनि। राहु आपसे कब लेगा कब देगा ये आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल मैंने बताया, देखिए, नियत साफ, मन साफ तो जग साफ। अगर आपने जो मैंने रेमेडी बताई है, ये रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपको जो सफलता मिल रही है, जो कलयुगी ग्रह आपको दे रहे हैं, वह सफलता आपकी परमानेंट रहेगी। और ये सफलता आपके जीवन में आगे जाके आपकी उपलब्धियों को, आपके नाम को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। मुझे लगता है ये सबसे पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जहाँ पे लोग हमारे जो है वो कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी क्या समस्या है, और जहाँ पे आप खुद रेमेडीज बताते जाएंगे। मानसी जी, बार बार बोलना चाहता हूँ कि आप ज्योतिष शास्त्र पे बिलीव मत करिए बिलीव। कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, वो भी एक साइंस पढ़ के आया है, उसके पास एक नॉलेज है। आप एक एडवाइस ले लीजिए। आपको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, आपका जीवन साथी आएगा नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ में कब बढ़ेंगे, एक सलाह लेने से कुछ नहीं जाता है। एक सलाह, दो मिनट में कोई भी प्रिडिक्शन अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आज मुझे 15 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी को सीखते हुए, मैं जी। अभी भी सीखते हुए बोल रहा हूँ मैं। जी। आप कोई भी 2 मिनट में आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। आपको 2 मिनट में प्रेडिक्शन सिर्फ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बता सकता है, वो भी लिखी लिखाई बातें जो डेवलपर ने ऑलरेडी लिख दी है कि भाई यहाँ पे मैंने इनको सक्सेस दिखानी है, इनको नहीं दिखानी है। बट उसका जो गहन अध्ययन है वो एक अच्छा जोशी दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र को तभी तो प्लानर कहा जाता है, ए फ्यूचर प्लानर, इसका अगर एक शॉर्ट नेम दिया जाए। सर, मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और उसमें आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि राजा कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक चीज़ अगर उसको बताए ना कि एक स्ट्रैटेजी अगर बनानी हो, उसको कहते हैं डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। तो जो आप अभी बता रहे कि एक बार डिस्कस कर लो, जरूरी है, उसके बाद डिसीजन लो। बहुत जरूरी है। देखिए, आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन को उसके आइडिया से ज्यादा उसके कोवर्कर, वो भी उसकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, यानी जी। सलाह उसने ली कहीं पे। जी। आज हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तक मुझे आने के लिए भी कोई साधन लेना पड़ा, मैं सीधा नहीं पहुंचा हूँ, मुझे यहाँ पे आने के लिए एड्रेस पूछना पड़ा, लेफ्ट जाऊँ, एक सलाह ली मैंने और सलाह के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। तो सलाह लेना और सलाह देना गलत नहीं हो सकता है, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। बट कितना भी अनुभव क्यों ना हो, एक बार पूछ लो, एक बार डिस्कस कर लो। जरूर पूछो। देखिए, विवाह करने से पहले बच्चों की कुंडली जरूर मिलाएं। आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा फैसला लें तो कुंडली जरूर मिलाएं। यहाँ तक कि मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ, जब आपके घर में कोई बच्चे की खुशखबरी आती है, देखिए, बच्चे की कुंडली तो पहले छोटा बच्चे की तो नहीं बनानी चाहिए, पर उसके बाद हाथ वाली बनाइए। एक तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से बोलूंगा, आप कंप्यूटराइज चीजों पे बिलीव मत करिए। वो एक AI जनरेटेड चीज है जो एक इंसान ने बनाई है। एक टीचर है जो आपको स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, या उसकी पढ़ाई हुई किताबें घर में लाके आप पढ़ोगे? किससे आप इंटेलिजेंट बनोगे? जब टीचर के साथ बैठोगे तो बनोगे। किताबें लेके अगर मैं घर पे ही पढ़ लूँ तो मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ? किताबें तो मेरे को मिल सकती है। हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, हमें जो नॉलेज चाहिए, हमें जो रास्ता चाहिए, वो गुरु ही दे सकता है। तो आप कभी भी अपने लाइफ में जाएं, आप कुंडली ज़रूर बनाएं। और कुंडली कौन सी बनवानी है आपको? हाथ वाली, जो ज्योतिषी हाथ से बना के देते हैं। और बनवाने के बाद कुंडली रखने का तरीका भी आज आपको मैं बताता हूँ। मानसी जी, कुंडली बन गई आपकी, उसके बाद एक लाल कपड़ा, रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती रेशमी कपड़े के बीच में रख दीजिए, सेंटर में। ओके। और उसके बाद उसको फोल्ड कर दीजिए चारों तरफ से। वो आपकी तकदीर है,
जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आप जाके ऐसे बोलते हैं बताओ, ये नहीं बताते, कुंडली देते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, डॉक्टर भी क्या बोलता है, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। सही बात है। रिपोर्ट आपकी कुंडली है, जी। तो वो आप अपनी तकदीर को ऐसे ही रख देंगे? नहीं रखेंगे ना, उसकी इज्जत करिए, वो गहना है, वो आपकी कमाई है, उसको आप अपनी तिजोरी, खजाना, लॉकर में रखिए। और जब आपको कोई बड़े फैसले निकालिए, पंडित जी के सामने रखिए। देखिए, शुक्र ग्रह का एक उपाय यहाँ से निकल के आता है, जी। जितना आप अपनी कुंडली को, अपने आप को साफ रखेंगे, उतना आपका शुक्र ग्रह एक्टिव है। और शुक्र ग्रह क्या दिलाता है? फेम, लग्जरी, इमोशंस, आपकी लाइफ में बड़े बड़े फैसले लेने का दिल। तो ये समझिए कि छोटी छोटी रेमेडी आपकी जिंदगी में बहुत काम करती है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स होते हैं वो एआई जनरेटेड है या ऑलरेडी उसमें इनपुट्स डाले हुए हैं? देखिए, डाले होते हैं मोस्टली। आप आज के टाइम पे तो इतना ज़्यादा इस फील्ड में आ गया है कि आप एस्ट्रोलॉजी लिखिए तो शायद 50 आ जाएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, किस पे भरोसा करूं। आधा इंसान तो कंफ्यूजन में ही अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से बिलीव हटा लेता है। जी। राय ली नहीं, जी। मैंने वहां देखा, वहां तो ये लिखा है भाई, आगे नहीं सुनने की हिम्मत है। अरे वो एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्डेड बातें लिखी हैं जो किसी इंसान ने ही डाली है। बट आपको वहां पे अगर कोई सलाह चाहिए तो वो सलाह सॉफ्टवेयर नहीं देगा, वो सलाह तो आपको इंसान से ही मिलना पड़ेगा। तो मेरा ये सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी में कुंडली बनवाएं भी हाथ वाली, यानी कि किसी जोशी से, और दिखवाएं भी किसी जोशी से, फेस टू फेस या टेलीफोनिक। बट 2 मिनट में आपका भविष्य नहीं बताया जा सकता। अंकित जी, हमने देखा है कि आजकल डिवोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, काफ़ियों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से हम इसे कैसे देख सकते हैं? हमें फिर इसके लिए लगन चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं दर्शकों को बोलूँगा कि अपने स्क्रीनशॉट को दोबारा निकाल लीजिए। हम अपनी कुंडली से ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप उसके चलेंगे या नहीं चलेंगे। ओके। आपको रिलेशनशिप कौन सा ग्रह करवाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यानी वीनस, प्यार का प्रतीक। शुक्र ग्रह अगर आपके लगन में बैठा है और शुक्र ग्रह के साथ पाप ग्रह आ जाए, पाप ग्रह कौन से हो गए? राहु, केतु, शनि, मंगल। अगर ये बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा, बहुत से ऐसे संबंधों में रहेगा जहां पे उसके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। अब ये पहले भाव की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे कुंडली के चार्ट में 5th हाउस में अगर आपके शुक्र ग्रह के साथ राहु, केतु, शनि, मंगल आ जाए तो वह व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लंबा नहीं चला पाता है। मानसी जी, किसी की कुंडली में अगर 5वें भाव का स्वामी या 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए तो वह व्यक्ति अपना रिलेशनशिप अपने ऑफिस में चलाता है, और उसका पार्टनर यानी उसकी जीवन साथी उसके ऑफिस की जो पार्टनर है उनके साथ होता है। पर ऐसे व्यक्तियों के रिलेशनशिप ज़्यादा फिर चल नहीं पाते हैं। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट नकूना, जो आप सुन के बहुत आपको अचंभित होंगे, आप किसी की भी कुंडली के पहले भाव, चौथे भाव, 9वें भाव और 11वें भाव में बुध और शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने जूनियर के साथ रिश्ता रखता है, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी वाला प्यार, एक टीचर का प्यार स्टूडेंट से ही हो गया, और वो रिश्ता आगे जाके लंबे समय तक नहीं चल पाता है। बुध यानी मरकरी, ओके। और शुक्र यानी वीनस, ओके। और इनके साथ राहु, केतु, मंगल, शनि ये आ जाए तो प्यार तो चलेगा पर प्यार लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे वही 4 पापी ग्रहों की दोबारा बात हो रही है। राहु, केतु, शनि, मंगल, जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन पंचम, तीसरे भाव में आ जाए उस व्यक्ति के रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। उस व्यक्ति को आए दिन कोई ना कोई परेशान रहती है। और अगर किसी कुंडली में 7वें भाव में शुक्र के साथ मंगल आ जाए, आपने उसकी शादी कर दी, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंसान क्यों करता है? जब अपने पार्टनर से वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसको वो प्यार बाहर से मिलता है, तो वह पार्टनर बाहर की तरफ जाता है। तो जिसकी कुंडली में 7वें भाव में शुक्र ग्रह के साथ मंगल आ जाए, वह व्यक्ति के रिलेशन अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी होते हैं। ऐसी ही अगर हम बात करें लव मैरिज की, कि कैसे कुंडली में लव मैरिज देखें, अगर किसी की कुंडली में लगन में शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठ जाए, कोई पाप ग्रह ना हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, वह व्यक्ति 100% लव मैरिज करेगा और उसकी सफल भी रहेगी। शुक्र ग्रह प्यार का प्रतीक, बृहस्पति यानी गुरु आपको एक कंसंट्रेशन दे रहा है, एकाग्रता का प्रतीक। जब दोनों मिल जाए तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, आपको आपके पार्टनर में सब कुछ मिलेगा, और वो लॉयल्टी का रिश्ता चलता है। ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। और एक नकूना और बताना चाहूँगा, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, सिंह राशि वाले जिनकी सिंह राशि और सिंह लगन है, मकर राशि वाले जिनकी मकर राशि और मकर लगन है,
ये 2 राशि वाले अपने ज़िंदगी में रिलेशनशिप लंबे चला ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आता नहीं है, इनके एग्रेशन की वजह से, इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट्स, मतलब हर चीज़ मुंह पे बोल देना, इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पाते और इनको सेपरेशन या पार्टनर से लड़ाई झगड़ा आए दिन कोई ना कोई तकरार देखना पड़ता है। लेकिन अगर इसको बचाना हो हमें तो कुछ तो रेमेडीज होंगी। देखिए, इनकी रेमेडीज सबसे पहले तो राहु सहस्त्र नाम का जाप, राहु बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, अगर आपका आपके पार्टनर के प्रति मन नहीं है और आप चाहते हैं, तो आपको राहु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ना एक सीमा होती है। जब तक वो हमें समय दे रहा है तब तक है, उसके बाद जब नहीं दे रहा है, क्योंकि सामने वाला उसी माइंडसेट से आपके साथ नहीं आया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 5th हाउस पुनर्जन्म सोलमेट कनेक्शन का घर है। मान लीजिए वहां पे राहु बैठ गया, तो आपको वो प्यार करवाएगा। ऐसा लगेगा कि अरे यार, यही तो मेरी बात समझ रहा है, यही तो मुझे समझ रहा है, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने नहीं समझा, ये मुझे टाइम भी दे रहा है, सब कुछ, यही तो मेरा जीवन साथी है, ये तो मेरा पिछले जन्म का असली साथी तो यही है। पर उसके बाद जब वो राजा अपना रंग दिखाएगा, तब उसके बाद वो ही पार्टनर इग्नोर करना शुरू कर देगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। फोन ना उठाना, मिलना ना, यानी जो इंसान को एक टाइम पर सब कुछ अच्छा दिख रहा था, आज उसमें कमियां दिख रही है। क्यों फोन कर रही हो, मुझे नहीं मिलना है, मुझसे बात क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं जाना है, ऐसी ऐसी बातें, जिसके बाद लगता है कि यार सच में मैंने सही इंसान चुना था। फिर वो आदमी सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसने ये रिश्ता खुद चुना था। देखिए, माँ बाप मामा चाचा ये ऊपर वाला बना के भेजता है, ये रिश्ते हम खुद डिसाइड करते हैं। और फिर खुद जब डिसाइड करते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं, अपने आप को देखने शर्म आती है कि मैं इस रिश्ते के लिए क्या क्या कर सकता था, क्या क्या किया और आज मुझे क्या मिल रहा है। तो जो हम ये मूवीज में देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, उसके बाद हीरो को सडनली रियलाइज हुआ कि यार जिसके साथ वो जो बाहर वाली थी वो तो घर वाली के बराबर है नहीं, एंड सडनली रियलाइज हो गया लेकिन वो गलती हो चुकी है। मानसी जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई लाइफ लाइन नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी आपके लंबे समय तक नहीं चल सकते। वो तब तक चल सकते हैं जब तक सामने वाले का आकर्षण आपके ऊपर है। अट्रैक्शन, अफेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इफ योर पार्टनर थिंक यू आर द बेस्ट, देन एवरीथिंग इज बेस्ट। करेक्ट। इफ योर पार्टनर थिंक कि मुझे तो बिजी है भाई, मुझे ऑफिस जाना है और भी काम है, क्या है, मैं नहीं मिल सकता आपसे, मैं नहीं मिल सकती आपसे, मैं ऐसी बात, तो उसके बाद होगा क्या? क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी बराबर नहीं चलता है, ऐसे चलता है। इमोशंस एक दिन बहुत ऊपर आते हैं, एक दिन नीचे आते हैं, एक दिन इनके ऊपर होते हैं। फिर वो जो तराजू है ना, जब बराबर आए तब जिंदगी कटती है। और वो बराबर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके गुरुजन सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में बहुत से रिश्ते आप खुद बनाते हैं, सोच समझकर एक सही सलाह लेकर बनाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत लोगों की लाइफ इंपैक्ट डाल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोचिए, खुद की जिंदगी खराब, अपने पार्टनर की खराब, सामने वाले की खराब, आपके ऑफिस काम करने में उस पर ध्यान नहीं, कितनी लाइफ अगर अपने बच्चे हो तो उस पर भी इम्पैक्ट होता है। सब पड़ सकता है। और आज के समय में अगर आप सोचते हैं ना कि किसी को नहीं पता लगेगा, तो वो किसी को तो नहीं पता लगेगा, बट ऊपर वाले को पता लगेगा। 2025 आ रहा है, शनि का साल, सबका हिसाब लेगा, सबका हिसाब लेगा। देखिए, 2025 में राहु शनि बृहस्पति ही राज करने वाले हैं, तो बचने वाले नहीं हैं लोग। कईयों के छुपे हुए रिश्ते भी सामने आएंगे और जिनके आ गए हैं वो भागते फिरेंगे। तो लोग शनि से इतना डरते क्यों हैं? शनि एक ऐसा क्रूर ग्रह है जो कर्म को देखता है। अगर मानसी जी, हम जैसा भी कर्म करें, उस कर्म की डेफिनेशन हम नहीं डिसाइड कर सकते। मैंने आज किसी की हेल्प करी, मेरा इंटेंशन क्या है वो शनि ग्रह जानता है। दुनिया को दिखाने के लिए मैं ऐसे झुक के अगले को कुछ दे रहा हूँ, पर इंटेंशन है शनि ग्रह डिसाइड करता है। यानी शनि ग्रह आपकी दान भावना नहीं, मन भावना देखता है। अगर मन भावना सच्ची, तो आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, ऐसे बहुत उच्च अधिकारियों की कुंडली देखी है जो अपने जीवन में बहुत सफल हो गए हैं, और उनकी वाइफ भी बहुत सफल हो गई है। बहुत हाई रेपुटेड उच्च अधिकारी, सरकारी नौकरी, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ है। और जब मैं उनके परिवार के सदस्य की कुंडली देखता हूँ जो उनसे खास है, ब्लड में जुड़े हुए हैं, तो देखता हूँ कि उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखिए, शनि की दशा ने, शनि की महादशा ने, अंतरदशा ने क्या कमाल किया है कि कर्म आपने किया, फल कौन भुगत रहा है? आपकी संतान, आपके घर वाले। तो शनि जो है वो आपको अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। शनि आपको छोड़ेगा नहीं। शनि को
अगर मनाना है तो आपको अपनी विचारधारा बदलनी है सबसे पहले। रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, आप गूगल में अगर शनि महादशा रेमेडी डाले तो 5 रेमेडी तुरंत आ जाएगी। बट वो रेमेडी करने से शनि की महादशा या शनि का प्रकोप कम नहीं होता है। आपका मन सबसे पहले मजबूत होना चाहिए, आपके इंटेंशन सही होने आपकी चाहिए। इंटेंशन सही होनी चाहिए। और मानसी जी, अगर आप सही विचारधारा से कोई भी उपाय करते हैं, मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूँ कि सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अब ये सूर्य देव बहुत दूर है, हमारा जल वहां तक नहीं पहुंच रहा है, बट हमारा जो इंटेंशन है वो वहां तक पहुंच रहा है। आपका इंटेंशन नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि पंडित जी ने बोला है लोटा लेके जल चढ़ाओ, मैं जल्दी जाके ओम सूर्याय नमः सूर्याय सूर्याय चलो चला गया। वो कभी भी फलापित नहीं है, उसका फल नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अपने 24 घंटे में भगवान के लिए आप 2 मिनट नहीं निकाल सकते, जिसने आपको इस दुनिया में लेके आए। माता पिता आपके जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं है। कर्म के साथी आप खुद हैं। इसलिए हमने कई बार ऐसा देखा है ना कि जो लोग कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, वो रेमेडीज कर चुके लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? इंटेंशनली नहीं किया। मैंने तो ऐसे बहुत लोग भी देखे हैं जो सबके सामने बोलते हैं नहीं मानते हैं, बट किसी को बताना मत हम ये कर रहे हैं, किसी को बताना मत। मैं देखो यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो अपने मन को ही दिखाइए, अपने ऊपर वाले से अपनी एनर्जी कनेक्ट करिए। वो आपने मैनिफेस्टेशन वाली एक बात तो सुनी होगी, आप जो सोचते हो वही मिलता है। जी, मान लीजिए अगर मानसी जी मैं ये सोचूं कि मुझे आज लाल रंग की गाड़ी देखनी है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर हाईवे पे जाऊंगा ना तो मुझे लाल रंग की आज ज़्यादा दिखेगी क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो वहाँ से कनेक्ट हो गई है। जी। आज मुझे सब कुछ अच्छा बोलना है, सुबह उठते ही मैंने सोच लिया, तो मैं न चाहते हुए भी अच्छा ही बोलना मतलब मैनिफेस्ट करना। आप अपने मन को, अपने अंदर की फीलिंग्स को अगर समझा देते हो ना, तो आप अपने गॉड को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपके अंदर है। सिर्फ मंदिर, ये पूजा करना, ये एक जरिया बनता है, कनेक्ट करने का एक नजरिया बनता है, एक जरिया बनता है। तो इसीलिए कोई भी रेमेडी करिए, रेमेडी बहुत सारी है, कोई भी रेमेडी करिए, किसी भी तरह की रेमेडी करिए, जब तक आपका मन नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं है। और फिर करने के बाद आप बोलते हो जी उसने तो मुझे ये बोला, उपाय हुआ नहीं कुछ। अरे भाई, आपने सब कुछ किया, मन लगाया, मन तो पंडित जी हाँ थोड़ा लगा, पर बाद में जब रिजल्ट नहीं दिख रहा था तो मन नहीं लगा मेरा। मतलब आप, भगवान आपको नोटिस कर रहे हैं 90 तक, 95 तक, 99 पे आके भगवान सोच रहे हैं अब इसको कुछ दूंगा, अरे ये तो मुड़ गया, ये तो भाग गया, अब ये किसको दूं मैं, अब मेरी वापस रख लेता हूँ। सोचो कि भगवान परीक्षा कब तक ले रहे हैं। देखिए रामायण में रावण ने महादेव को एक दिन में प्रसन्न नहीं किया था। जी। देखिए जब तक आप परीक्षा दे के उत्तीर्ण ना हो जाएं तब तक आप सक्षम नहीं हैं। जी। आपके एफर्ट्स, आपकी स्ट्रगल जो है, ये आपकी जर्नी को डिसाइड करता है। एक आईएएस ऑफिसर जब आईएएस बन जाता है तो सब उसको सलाम करते हैं, बट उस आईएएस से पूछो कि उसने कितनी रातें जागी हैं, उसने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। वो ही चीज एक एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी बता रहा है, वो रेमेडी आप मन से करो, सेक्रीफाइस करो, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। आपने रामायण की बात की, तो एक छोटी बात मैं यहाँ पे रिलेट कर पा रही हूँ कि रावण महादेव के भक्त थे और प्रभु श्री राम ने भी महादेव की पूजा की थी, तो अल्टीमेटली तो प्रभु श्री राम ही जीते, बिकॉज इंटेंशन सही था। इंटेंशन देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहलाए वो। जी। मर्यादा में रहकर जी। हर चीज करना, अपने छोटे भाई को साथ लेके चलना, भरत अपने भाई को हमेशा अपना मानना, अपने पिता को हमेशा अपना मानना, यानी उनको वो कर्म दिया गया था। जी। देखिए जब वो वापस आते हैं, उस प्रजा के पास आते हैं, तो उन्होंने वो एक कर्म किया, 14 साल का एक कर्म किया। आज के समय आप किसी को बोल दो 5 दिन दूर रह लो, भाई नहीं जी क्यों रह लूं, मेरा हक है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा नाम है इसमें। मतलब आप अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं तो फल की चिंता कैसे कर सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम तब बने जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम तक की वो एक सीमा पूरी लांघी, वो कर्म किया, हमें मैसेज दिया। अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल करना हो, चाहे वो काम के लिए हो चाहे वो लीजर के लिए हो, तो एस्ट्रोलॉजी में इसे कैसे देखते हैं? विदेश यात्रा आज के समय में हर कोई का सपना है मानसी जी। हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, विदेश घूमूं, विदेश में जाके नौकरी करूं, अपने परिवार को घुमाऊं। कुंडली में विदेश यात्रा का योग 12वें भाव से देखा जाता है, पर 12वें भाव के अलावा 6ठे भाव से भी आप विदेश यात्रा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं दर्शकों को दोबारा निवेदन करूंगा, लगन चार्ट को फिर निकाल लीजिए। 12वें भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए, लगन का स्वामी, लगन का लॉर्ड 12वें भाव में आ जाए, तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर 12वें भाव में
चंद्रमा लिखा हो तो वो विदेश यात्रा पक्का करेगा। राहु लिखा हो तो 100% वो विदेश यात्रा करेगा। इंटरेस्टिंग बात, राहु के साथ शुक्र लिख जाए तो वो जा तो रहा है कुंवारा, वहां जाके वो शादी कर लेगा, मतलब फॉरेन में जाकर अपना घर बसाएगा। शुक्र ग्रह जब राहु के साथ विदेश वाले भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपने पसंदीदा पर्सन से शादी करता है, रिश्ता रखता है। दूसरा, छठे भाव का स्वामी भी आपको दर्शाता है कि आप विदेश यात्रा करेंगे नहीं। चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में है तो वह भी आपको विदेश यात्रा करवाता है। जिन लोगों को विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही है, मोस्टली लोग अपनी फाइल लगा देते हैं एम्बेसी में और वेट करते हैं, 2 दिन, 20 दिन, महीना 2 में निकल जाता है। उन लोगों को मैं एक रेमेडी बताना चाहता हूँ। उन लोगों को अपने पासपोर्ट को कभी भी खुले में ऐसे रखना नहीं चाहिए। लाल कपड़े में, लाल रेशमी जो कपड़ा होता है, रेशमी, सूती नहीं, रेशमी कपड़े में लाल, उसमें पासपोर्ट को उसने बंद करके फिर आप अपने तिजोरी खजाने में कहीं रख दीजिए और जवाब का इंतज़ार करिए, पॉजिटिव जवाब आएगा। इस दरमियान ऐसा नहीं कि रख दिया फ्री, इस दरमियान राहु सहस्त्र नाम का उच्चारण प्रतिदिन करिए। ये मेरा दावा है, अगर आज आप अपनी फाइल लगा के आए हैं, आज से ही अगर आप करेंगे तो अगले कुछ हफ्तों में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आप खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे सर आपकी बात सही निकली है। और ये कितनी बार करना है? एक बार पढ़िए, डेली एक बार पढ़िए। जमीन पे बैठ के पढ़ना है, सूर्य की तरफ मुख करके पढ़ना है। अपने बेडरूम में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ बैठ जाइए, आपका मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए और बैठ जाइए। अगर वहाँ पे सामने बाथरूम है तो आपकी जो दिशा है नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। आप बैठ जाइए और राहु सहस्त्र नाम, मान लीजिए मंत्र बड़ा है, हमें नहीं याद हो रहा है तो आप यूट्यूब में चला दीजिए, आप कोई वॉइस नोट के तौर पे चला दीजिए। आपके कानों में राहु सहस्त्र नाम का मंत्र लगातार चलता रहना चाहिए और वो मंत्र जितनी बार चलेगा आपको पॉजिटिविटी आएगी, जो आपके विदेश यात्रा में बहुत ज़्यादा मददगार रहती है। मतलब जिनको उच्चारण नहीं आता है वो सुन भी सकते हैं। सुन भी सकते हैं। देखिए, जो हमने भी बातें करी हैं, आपका मन, आपका माइंड कनेक्शन मिलना चाहिए। मैं कई लोगों को ऐसे बोलता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र जी हमें टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ भाई नहाते तो हो ना डेली, करेक्ट। नहाते टाइम पे अपने कोई छोटा स्पीकर लाके लगा दो। आप 10 दिन लगातार चलाओ, 11वें दिन पहली लाइन आप खुद बोल दोगे। आप बोलना नहीं छोड़ो, आप 10 दिन लगातार उस स्पीकर को चला दो, 11वें दिन पहली लाइन, मैं बहुत छोटा रेशो ले रहा हूँ, पहली लाइन तो आप खुद बोल दोगे, अरे वाह याद हो गया। और सोचो अगर वो महीना 2 महीना चलेगा, घर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव। और महामृत्युंजय मंत्र सबसे पावरफुल, सनातन धर्म में महामृत्युंजय मंत्र हर शुभ काम में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि महादेव का साथ हो तभी इंसान आगे जाके अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिता पाता है। आप इतनी विदेश यात्रा करते रहते हैं तो कोई अनोखा अनुभव आप मुझे बता सकते हैं? बात करें अगर मेरी विदेश यात्रा की, तो मैं एक मेरा इंसिडेंट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसा इंसिडेंट है, इससे पहले शायद मेरी विचारधारा कुछ और थी। विचारधारा किस टॉपिक पे कि हम एस्ट्रोलॉजी को हमारे भारतवर्ष में ही देखते हैं या हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में देख लीजिए, नेपाल साइड देख लीजिए या अपने सिंगापुर साइड देख लीजिए, वहाँ तक देखते हैं। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका कनाडा साइड जाते हैं, तो वहाँ पे लोग इसको कैसे देखते हैं, तो इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने फील किया है। देखिए, मेरा 2019 में मैं लंदन गया था। साल में वहाँ पे 2 ऐसे दिन आते हैं जब जो सबसे बड़े माने जाते हैं, सबसे छोटे माने जाते हैं। गर्मियों में जो महीने का उस पूरे सीज़न का सबसे बड़ा दिन होता है और एक सर्दियों में जो सबसे छोटा दिन होता है। तो मैं अपने किसी क्लाइंट के पास ठहरा था, तो वहाँ पे जनरली बातचीत चालू हो गई और बाय लक उस समय गर्मियों का टाइम चल रहा था। तो बताया गया कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है, ऐसा ऐसा होता है। सुनने की इच्छा हुई। अब सुनने की इच्छा हुई तो ये सोचता सोचता मैं सेंट्रल लंदन तक चला गया। लंदन के जो मेन शहर है वहाँ चला गया। उस एरिया का नाम है ट्रफालगर स्क्वायर। ट्रफालगर स्क्वायर से हार्डली 300 मीटर दूर एक शॉप है, द एस्ट्रोलॉजी शॉप। सबसे पहले तो मैं जनरली वैसे वॉक कर रहा था, लगभग दोपहर का टाइम था, और मेरी नज़र उस बोर्ड पे पड़ी, द एस्ट्रोलॉजी शॉप। मैं रुक गया कि मैं लंदन में हूँ या मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी शॉप क्या कर रही है। अब वो कहते हैं ना कि जब किसी को अपना स्थान मिल जाए तो ज़रूर रुकता है। सही बात हम है। अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद देखा तो मैंने वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी, साथ में जो स्पेल्स में यूज़ होते हैं
बहुत से ऐसे स्पेल्स होते हैं जो वेस्टर्न कल्चर्स में अपनाए जाते हैं। वो स्पेल्स की मैंने चीज़ें देखी। मैंने वहाँ पे शॉपकीपर से पूछना चाहा कि आखिर ये जो शॉप है यहाँ पे इस विद्या का यहाँ पे क्या विस्तार है। तो वो कहते हैं यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। हमारे लिए ये विद्या जो है हमारे प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा क्लियर करती है, हमारी इच्छाओं को बहुत क्लियर करती है, हमारी सोच को बहुत क्लियर करती है। मैं उनकी बातें सुनता जा रहा था और मैं साथ में सामान को देखता जा रहा था। जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे क्रिस्टल बॉल जैसी चीज़ें देखी। मैं हैरान हो गया। मैं वहाँ पे अपने हस्तरेखा के लिए हाथ देखने की चीज़ें वहाँ पे देख रहा हूँ कि एक स्टैचू बना हुआ है जिसमें आपके हाथ की आकृति और उस पर लिखा गया है दिस साइन इज़ फॉर योर वेल्थ, दिस साइन इज़ फॉर योर लव, एवरीथिंग। आई एम वेरी मच शॉक्ड। उसके बाद मैं जब उनसे और बात करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ विजिटिंग कार्ड वहाँ पे थे जो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज दे रहे थे, जो जिनमें उनके नाम जो है वो इंडियन नाम कहीं दूर दूर तक नहीं थे। विलियम्स, जेकब या ऐसे कुछ अलग अलग नाम थे, सारे फॉरेनर्स। सारे फॉरेनर। रुचि हुई जानने की, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अपने अगर इंडिया में बात करें तो हम ज्योतिष शास्त्र को इतना बढ़ावा देते हैं, यहाँ पे भी है ये। फिर वहाँ पे बात करते करते जब रुचि बढ़ी तो वहीं पे एक किताब मैंने देखी जो एक वर्ल्ड हेरिटेज की एक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, स्टोन एज। ओह, मानसी जी, मैं अभी बताते बताते मेरे ना थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस किताब को पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मेरी रुचि हुई। मैंने अपने जो जिनके पास मैं ठहरा था, क्लाइंट के पास, मैंने उनको बोला मेरे को जाना है यहाँ पे। तो मैं सुबह बस से निकलने का मैंने प्लान बनाया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे सब मुझे बताइए। कहते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे है। वो भी जाने के इच्छुक थे बट मुझे थोड़ा सा अकेले में फील करना था उस चीज़ को। तो मैंने उनको रखा कि आप भी चलिए बट मुझे थोड़ा अकेले देखना है क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ। लंदन से 2 घंटे की ड्राइव है बस के द्वारा। स्टोनेज एक जगह है। बस आपको वहाँ पे हार्डली उस जगह से करीब 200-300 मीटर पहले उतार देती है। आपको वॉक करके जाना होता है। सुबह का समय था, मैं पहुँच गया। मैं जहाँ पहुँचा वहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। एकदम बस में जो पैसेंजर होते हैं बस वो थे और नॉर्मल आसपास लोग थे। हम वॉक करने लग गए। अब मेरे लिए वो जगह नहीं थी। सब लोग जिस तरफ जा रहे थे मैं भी उस तरफ चल पड़ा। अब जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, मेरी एनर्जी को कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, जैसे मैं करीब जा रहा था मानसी जी, वहाँ पे ना लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया। मेरे साथ जो 10 लोग थे, आगे जाके देखूँ तो 15, 20, 25, 100, 200, 500। जैसे जैसे स्टोनेज के पास पहुँचा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। अब जब मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग नॉर्मल ड्रेसेस में नहीं थे। मोस्टली कुछ टूरिस्ट भी थे, कुछ लोकल भी थे और कुछ ऐसे लोग थे जो लगता था कि ये एनर्जी से लिंक रखते हैं। उन्होंने ऐसी पोशाक पहनी थी जो ऐसा लगता है। उन्होंने चादर बिछा रखी थी, कुछ सामान रखा था और वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने जैसे पितरों को याद करते हैं, ऊपर देख के चिल्ला रहे थे। मैं वहाँ पे देखता जा रहा हूँ और महसूस करता जा रहा हूँ। उन लोगों के चक्कर में काटता जा रहा हूँ। स्टोनेज, पहली बात तो बताना चाहूँगा, वो एक 7 पत्थर ऐसे रखे हुए हैं जो आज से बहुत हज़ारों साल पहले आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मानसी जी, जब मैंने उन पत्थरों को करीब से जाके, एकदम करीब जाके मैं खड़ा हुआ, शोर में मैं इतना महसूस नहीं कर पाया। मैंने बुक में पढ़ा था कि ये कुछ तरंगे या कुछ आवाज़ें निकलती हैं, शोर में नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने जब उसको हाथ लगाया, आप मानेंगे मुझे ऐसा लगा जैसे मैग्नेट चिपक गया, जैसे कि मुझे कोई अब रिचार्ज कर रहा है, मेरे अंदर कोई एनर्जी डाल रहा है। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। लोगों को देख रहा हूँ तो वो अपनी जो भी क्रिया है वो करते जा रहे थे। मैं आपको इसका एक लाइव वीडियो दूंगा जो आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं आया है। मैंने वहाँ पे शूट करवाया किसी को बोल के और मैं चाहूँगा दर्शकों को दिखाइएगा आप जी ज़रूर। जरूर। ये वीडियो में आप जब लोगों को देखेंगे, वो लोग है ना उन पत्थरों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके बाद सूर्य की किरण निकलनी शुरू होती है। जैसे ही पहली किरण निकली, वो लोग चिल्लाने लग गए। ऐसी आवाज़ें जैसे रो रहे हों, जैसे किसी को बुला रहे हो, कोई दिख गया हो, कोई ऐसे कि मुझे तो मतलब मंजिल मिल गई है, मुझे तो मिल गई है। जब मैं उन लोगों को देख रहा हूँ तो मेरा एक अलग ही फेस हो गया। जहाँ मैं 1 लेवल पे खड़ा था, मैं 3 लेवल पे चला गया। अब ये क्या देख रहा हूँ? वो लोग ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे कि कुछ टाइम के लिए मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ और हो रहा है। फिर मैंने जब आसपास जो टूरिस्ट थे उनसे जब बात करने की कोशिश करी, लोकल एरिया से बात करी, जो लोग आसपास रहते हैं,
वो कहते हैं यहाँ बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ओह! वहाँ पे उनके पूर्वजों को दफनाया गया था। और ओह! उस गाँव में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता था, मानसी जी, वह पहले वैद्य के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। उस पत्थर को ही हाथ लगाने से वह व्यक्ति ठीक हो जाता था। उतना हीलिंग पावर था उसमें? इतना हीलिंग पावर था। मैं महसूस करके 0.1 सेकंड में मुझे मैग्नेट फील हुआ। मुझे फील हुआ और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मुझे वो चीज़ बोल रही है कि आओ, ये तुम्हारा स्थान है। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, जैसे जैसे सूर्य ऊपर जा रहा है वो लोग अपनी क्रियाएं करे जा रहे हैं। उस 7 पत्थरों के अंदर जब जाके महसूस करो, मानसी जी, मैं ये अपने दर्शकों को भी और आपको भी बोलूँगा, अगर कभी लंदन जाने का मौका मिले, आप टावर ब्रिज या लंदन ब्रिज जाओ या ना जाओ, स्टोनहेंज ज़रूर जाइए। वहाँ पे जाके उन पत्थरों को छूना आपके लिए एक ऐसी अनुभूति महसूस कराएगा जैसे कि आप सही जगह पहुँच गए हो। फिर मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया तो पता लगा यहाँ पे आसपास के लोग इसको बहुत धार्मिक मान्यताओं से देखते हैं, इसको गलत निगाहों से नहीं देखते हैं। इनके लिए ये जो हीलर कहते हैं, जो अलग अलग अपने स्पेल्स करते हैं, वो एक्चुअली में वहाँ पे अपने आप को रिचार्ज करने आए थे, एक्चुअली अपनी एनर्जी अपने पितरों को याद करने आए थे। जैसे हम श्राद्धों में याद करते हैं, वो शायद उन दिनों में अपने पितरों को याद कर रहे थे। और ऐसा माहौल था ना, शायद मेरा वहाँ रुकने का प्रोग्राम 2 घंटे का मैं सोच के आया था, बट मैं वहाँ पे, आप मानोगे नहीं, मैं 11 बजे से पहले हिला नहीं। मैं उन लोगों को देखता रहा। टूरिस्ट थे वो चले गए, लोकल थे वो चले गए, जो वहाँ पे स्पेल कर रहे थे उनको देखना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। आप मानेंगे नहीं, उसके बाद लंदन में जब भी जाता हूँ मैं स्टोनहेंज ज़रूर जाता हूँ और मैं हर बार गया हूँ और हर बार जाता हूँ। पर इन 2 दिनों में, जब साल का सबसे बड़ा दिन हो, साल का सबसे छोटा दिन हो, मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर जाएं और लाइव फील करिए। आप शायद मेरी बातों को सुन के सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, बट आप एक बार ज़रूर जाएं। और इसके बारे में आपको यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप स्टोनहेंज की स्टोरी डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं आज वीडियो दूंगा, मानसी जी, आप जब दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि फॉरेनर भी कितना बिलीव करते हैं एनर्जी में। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। सर, पर मेरा एक सवाल है कि जब ऐसी हाईली एनर्जाइज जगहें होती है, और आजकल हम मंदिरों में भी देखते हैं कि बोलते हैं कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी अलाउ करता है? मानसी जी, वो एक हेरिटेज है, ओके। विश्व धरोहर है, वो कोई एक तीर्थ स्थान नहीं है। वहाँ की मान्यता ऐसी है, देखिए, जो इस फील्ड से जुड़ा है वो उसको उस फील्ड से देखेगा, जो टूरिस्ट है वो उसको टूरिस्ट की नजर से देखेगा। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है। ओके। बट मैंने पर्सनली यूट्यूब में कभी उसके बारे में उस दिन की वीडियो नहीं देखी है, ओके। जो आज आप देखेंगे। ओके। और मानसी जी, आपके चैनल पर पहली बार यूट्यूब के इतिहास में वो वीडियो देखेंगे जिसमें लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। मैं इसको पूर्वज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे जब ज़्यादा इस चीज़ के पर रिसर्च करी तो पता लगा कि वो लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। और पूर्वजों को तभी याद किया जाता है जब उनको लगता है हमारे घर पे आपका आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो चाहिए होता है, जी। तो उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो सोचिए आशीर्वाद में कितनी पावर है कि वहाँ जाके लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। मानो किसी को लव मैरिज करनी हो, और आजकल काफ़ी लोग ऐसे मन्नत मांगते हैं, तो ऐसा कोई मंदिर है? मानसी जी, हमारे हिंदुस्तान में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे प्रेमी जोड़े जाकर अगर प्रार्थना कर ले तो वह प्रार्थना स्वीकार होती है और कुछ ही महीनों में उनकी लव मैरिज सफल हो जाती है। और मैंने तो वहाँ पे यहाँ तक देखा हुआ है, समलैंगिक शादियाँ यानी सेम जेंडर की शादियाँ भी स्वीकार की जाती है। जाते हैं, मांगते हैं, पूरी होती है और शादी भी होती है। ओल्ड अहमदाबाद में एक मंदिर है, लगनिया हनुमान मंदिर। ये ऐसा मंदिर है जिसमें दूर से लोग आते हैं और अपनी इच्छा मांगते हैं। कुछ ही महीनों में वे उस मंदिर में मिठाई का डब्बा लेके आते हैं। मैं तो लोगों को बोलूँगा जो अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देख रहे हैं और बहुत सी रेमेडीज़ कर चुके हैं, एक बार अहमदाबाद की टिकट कटा लीजिए, उस ओल्ड अहमदाबाद के मंदिर में चले जाइए। आपके पॉडकास्ट में ये भी बोलेंगे, थैंक यू मैम, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। अरे वाह! अगर किसी का रिश्ता बचता हो और अगर किसी का कुछ अच्छा होता हो पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू, तो हमारा पर्पस तो उधर ही सॉल्व हो जाता है। लगनिया हनुमान जी जो हैं वो लगन करवा के ही रहेंगे उनका, तो उनको जो है अपनी शादी की चिंता नहीं करनी है, उनको बस ये सोचना है कि मिठाई कौन सी लेके आनी है। मुझे नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी बातें या इतनी सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ तो मैं समझ गई कि एक बार
जब आप अपनी कुंडली बनाते हो एक बार डिस्कस कर लेना, किसी से कंसल्ट कर लेना। और जैसे आज हमने बात की कि ये पॉडकास्ट जो भी देखेंगे अपनी समस्या कमेंट्स में बताएं और आप खुद उनको रेमेडीज बता देंगे उसमें। आपका आज का अनुभव कैसा रहा? मानसी जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि 2025 आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की मनोकामना पूरी हो। अपनी विचारधारा स्पष्ट रखो, सही रखो। ऊपर वाला ज़रूर देखता है। सबका दिन आता है, अच्छे दिन सबके आते हैं। सही बात है। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक फाइनल मैसेज। ज्योतिष शास्त्र पर एक बार यकीन या एक बार मौका देके देखिए, बहुत कुछ बताता है। एक सही सलाह, एक सही राह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। सर, पॉडकास्ट की जो शुरुआत की है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। थैंक यू। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगी। थैंक यू। और मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। भविष्य में आप बहुत तरक्की करें। परमात्मा आपको खूब सारी खुशियाँ दे और 2025 के अंत तक जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आपके लिए 100% सही साबित होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने और समझने मिला होगा। आपकी जो भी समस्या है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।